घर 9 अमरों की पेंटिंग अध्याय 221 द स्टैंच फीनिक्स। 9 अमरों की पेंटिंग अध्याय 221 द स्टैंच फीनिक्स। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेले मात्रा रात के 12 बजे, रात के 12:19 ट्रुवित पूर्ण स्क्रीन। अध्याय 221 द स्टैंच फीनिक्स। अनुवादक तातियन, संपादक रुंडी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच धुंध की घनी परत तैर गई। धुंधला बैंगनी कोहरा सब कुछ देखा जा सकता था। बैंगनी बादलों की सरनी, पैतृक सरनी जिसने जियांग हाउस को दसियों और हजारों वर्षों तक संरक्षित किया। समृद्धि और महिमा के अपने समय के दौरान पूर्वज जियांग इस सरनी का उपयोग करते हुए अंततः जियांग के सदन को जीतने और स्थापित करने से पहले विरोधियों के सैनिकों के माध्यम से भगदड़ मच गया। महान युद्ध के दौरान जियांग हाउस कमजोर होने के बाद इस सरनी ने सदन को सभी दिशाओं के दुश्मनों से बचाया। सबसे वफादार रक्षक के रूप में कार्य करते हुए सरनी ने इस भूमि का बचाव किया, विरोधियों के उन भेड़ियों को प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया और हाउस ऑफ जियांग को अपनी विजयी प्रतिष्ठा को पुनर्प्राप्त करने और पुनः प्राप्त करने का मौका दिया। दूसरे शब्दों में, यही कारण है कि हाउस ऑफ जियांग आज भी खड़ा है। हालांकि हजारों साल पहले के युद्ध ने सरनी को अपनी मूल स्थिति के केवल 30 से 40% तक कमजोर कर दिया है। हालांकि पर्पल क्लाउड्स के एरे ने चोरों का सफलतापूर्वक पीछा किया, लेकिन यह बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था। यही कारण है कि जब फीनिक्स ने अपने पंख फड़फड़ाए तो आग का समुद्र बैंगनी बादलों से पीछे हट गया। सौभाग्य से इस सरनी की मुख्य संपत्ति यह थी कि इसमें मौजूद ऊर्जा पानी की तरह निरंतर प्रवाहित होती थी। भले ही कोहरा फीनिक्स को रोक न सके, यह फीनिक्स की क्यूई को तब तक निकालने की कोशिश कर सकता है जब तक कि उसकी ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। बैंगनी बादलों की सरनी की कोई सीमा नहीं थी। जब तक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद है, तब तक यह बैंगनी कोहरा पैदा करती रहेगी और फीनिक्स को नियंत्रित करेगी। यह इस सरनी का सबसे शक्तिशाली पहलू था। जब तक यह पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता, तब तक यह सबसे खतरनाक हथियार के रूप में लड़ना जारी रख सकता है। वर्तमान में विशाल सूर्य आकाश में ऊंचा था और बैंगनी बादलों ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के सभी स्थान को भर दिया था। फीनिक्स ने अपने पंखों से कितनी भीषण लपटें निकाली हों, उसके चारों ओर का कोहरा फिर से प्रकट होने से पहले केवल कुछ सेकंड के लिए ही छंटेगा। इसने फीनिक्स को क्रोधित कर दिया और इसने अपने हमलों की तीव्रता को बढ़ा दिया। धिक्कार है महान युद्ध, जियांग की सभा को धिक्कार है। फीनिक्स ने निडर की तरह अपने पंख फड़फड़ाए। एक के बाद एक आग की लपटें अपने पंखों से लुढ़क गईं और उनके चारों ओर कोहरे पर हमला कर दिया। हालांकि जैसे ही उसने बादल का एक टुकड़ा कम किया, दूसरा बन गया। इसका कोई अंत नहीं था। इसने फीनिक्स को और भी ज्यादा परेशान किया। यह नहीं पता था कि इस कमजोर सरनी के साथ क्या करना है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसके नीचे लिंग जियान की आंखें झटके से चमक उठीं और उसने बैंगनी कोहरे में लिपटे फीनिक्स को देखा। वह अपने आप से बड़बड़ाया, बैंगनी बादलों की सरनी निश्चित रूप से असाधारण है। इतना सक्षम फीनिक्स इस सरनी के खिलाफ नहीं लड़ सकता। उद्धरण चिन्ह। प्राचीन सरनियां एक ऐसी कला है जो काश्तकारों के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए पर्याप्त है और भूतों के लिए अपने दिमाग को खोने के लिए पर्याप्त रहस्यमय है। बेशक यह असाधारण है, राक्षसी परी ने बड़बड़ाया। यह सच है। फीनिक्स जो कह रहा है, उसके आधार पर यह सरनी पहले से ही क्षतिग्रस्त है और उतनी प्रचलित नहीं है जितनी मूल रूप से थी। मुझे आश्चर्य है कि यह सरनी कितनी प्रभावशाली थी जब पर्पल क्लाउड्स का एरे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा था। लिंग जियान के चेहरे पर एक उत्सुकता झलक रही थी। याद रखें कि वह प्राचीन सरनियों के बारे में सभी ज्ञान का उत्तराधिकारी था। वह कितना शक्तिशाली होगा जब वह पूरी तरह से सब कुछ सीख लेगा। उस दिन कितने लोग उसके विरोधी होंगे। मुझे डर है कि आप इसे अपने जीवन काल में कभी नहीं देख पाएंगे। उस युद्ध के बाद पर्पल क्लाउड का एरे बहुत कम हो गया है। आज यह पहले की तुलना में केवल 30 से 40% ही है। राक्षसी परी ने उसकी आवाज में दया के भाव के साथ अपना सिर हिला दिया। सच में, हो सकता है कि ऐसा न हो। लिंग जियान बेहोश हो गया। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। क्या होगा यदि वह सरनी को उसके मूल रूप में पुनर्स्थापित करने वाला हो सकता है? अगर कोई उनके विचार सुन सकता था, तो वे सभी खुद को अधिक आंकने के लिए उस पर हंस रहे होंगे। क्या प्राचीन सरनियां सिर्फ इसलिए तय की गई हैं क्योंकि कोई इसे ठीक करना चाहता है? कितने एरे मास्टर्स ने कोशिश की और असफल रहे। यह युवक सोचता है कि उसके पास इसे स्वयं करने की क्षमता है। हालांकि उसके पास वास्तव में क्षमता है। लिंग जियान के पास अब प्राचीन सरनी के पायनियर की विरासत थी। यहां तक अगर वह अभी सरनी को पुनर्स्थापित नहीं कर सकता है, तो वह एक दिन इसे हासिल करने में सक्षम होगा। यह कुछ निश्चित और दूरदर्शी था। यह सच नहीं होने का एकमात्र तरीका यह होगा कि वह वास्तव में बेहद असंवेदनशील था और प्राचीन सरनियों को नहीं समझ सकता था। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? इस तथ्य के आधार पर कि उन्होंने सरनियों के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए केवल 2 महीने का उपयोग किया, वह स्पष्ट रूप से अत्यधिक तीव्र हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि आप इस सरनी को ठीक करना चाहते हैं। राक्षसी परी ने एक भान उठाए। लिंग जियान के होंठों का कोना मुड़ा हुआ था। यह मेरा एक विचार है। लिंग जियान, मैं मानता हूं कि आप बहुत सक्षम हैं।
लेकिन यह कहना कि आप एरे को सुधारना चाहते हैं कुछ ज्यादा ही बेमानी है। राक्षसी परी मजाक में मुस्कुराई। यदि लिंग जियान का लक्ष्य फीनिक्स को हराना था तो वह बिना किसी संदेह के इस पर विश्वास कर लेगी। हालांकि पर्पल क्लाउड एरे को पुनर्जीवित करने की चाहत ने उसे भोले और अहंकारी के रूप में सोचने पर मजबूर कर दिया। यह बैंगनी बादलों की असाधारण सरणी है। कितने सरणी मास्टर्स ने सिर हिलाते हुए कोशिश की और असफल हो गए। उसके ऊपर किसान अभी भी इंसान थे। लिंग जियान उम्र में छोटा था और पहले से ही साधना के पद पर अद्भुत उपलब्धियां हासिल कर चुका है। वह पहले से ही कठिन था, वह अचानक एक सरणी मास्टर कैसे बन सकता है? क्या वह वास्तव में एक सर्वशक्तिमान दानव था जो बहुप्रतिभाशाली था? यदि वे सभी धारणाएं सच हो जाती हैं, तो राक्षसी परी गंभीरता से इस विचार पर विचार करेगी कि यह युवा भगवान का पुनर्जन्म है। ऐसा लगता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। लिंग जियान मुस्कुराया। अपने सामने की खूबसूरत महिला को घूरते हुए वह अचानक पहले से कहीं अधिक प्रेरित हो गया। फिर हम एक और शर्त क्यों नहीं लगाते? इस बार आप क्या शर्त लगाना चाहते हैं? राक्षसी परी ने एक और भान उठाई। यह सच है। आप निश्चित रूप से मेरे नौकर बनने जा रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपके पास देने के लिए कुछ भी होगा, लिंग जियान ने चिढ़ाया। राक्षसी परी जम गई और उपहास किया। तुम पहले से ही निश्चित हो कि युद्ध शुरू होने से पहले ही मैं हार जाऊंगा। आप निश्चित रूप से अभिमानी हैं। उद्धरण चिन्ह। लिंग जियान ने सही किया, मेरी निश्चितता यह नहीं है कि आप हारेंगे, लेकिन मैं जीतूंगा। उद्धरण चिन्ह। बेशक इन दोनों वाक्यों में कोई अंतर नहीं था। उसने बस इसे राक्षसी परी का उपहास करने के लिए कहा था। जैसे जैसे मारने की इच्छा बढ़ती गई, राक्षसी परी का चेहरा उतर गया। उसने तिरस्कार किया, लिंग जियान, मुझे नहीं लगता कि हमें और आधे महीने का इंतजार करने की जरूरत है। क्यों ना हम अभी से अपनी लड़ाई शुरू करें? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे आपको मेरे सामने झुकते हुए देखना है। उद्धरण चिन्ह। जल्दी क्या है? पहली बार आप मुझसे हारे क्योंकि आप अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करने में असमर्थ थे। मैं वास्तव में आपकी वास्तविक क्षमता देखना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको दूसरा मौका दिया। हमारी अंतिम लड़ाई में केवल 2 सप्ताह शेष हैं, धैर्य रखें। लिंग जियान ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आकाश की ओर देखा। उसका सफेद लबादा हवा से ऊपर उठा, जिससे वह अमर जैसा लग रहा था। इस तरह की अनुपम कृपा ने राक्षसी परी को मारा और वह इसे मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक उल्लास का निशान था। हालांकि उनकी जुबान पर काबू बना रहा। आपकी कृपा आप पर व्यर्थ है। आपके पास जो कुछ बचा है वह अहंकार है। उद्धरण चिन्ह। अहंकार या आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जिसे आप 2 सप्ताह में खोज लेंगे। लिंग जियान ने अपनी आंखें चमका लीं। शर्त को याद करते हुए उन्होंने कहा, यह कैसा रहेगा? अगर मैं सरनी को उसकी मूल स्थिति में पुनर्स्थापित कर सकता हूं और आपको हरा सकता हूं, तो आप मेरे सेवक बनो और जो कुछ मैं कहता हूं वह करो। राक्षसी परी डूब गई, अनिश्चित थी कि लिंग जियान को विश्वास कहां से मिल रहा था। यह क्या है? क्या 36 द्वीपों को हिलाने वाली राक्षसी परी डरी हुई है? लिंग जियान ने मुस्कान की छाया दिखाई। तुमसे डर लगता है? राक्षसी परी ने हंसते हुए कहा, लिंग जियान, यदि आप सरनी को ठीक करने के लिए नहीं आए, तो मैं कुछ सेकंड के लिए संकोच कर सकता हूं। लेकिन आपको वास्तव में इतना घमंड नहीं होना चाहिए था कि आप यह दावा कर सकें कि आप इस सरनी को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से मृत्यु के बाद सक्रिय रूप से पीछा कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे जवाब दो, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं? लिंग जियान फुसफुसाया। यदि आप सरनी को पुनर्स्थापित नहीं कर सकते हैं और आप मेरे हाथ के नीचे गिर जाते हैं, तो क्या आप भी बिना किसी शिकायत के मेरे सेवक होंगे? राक्षसी परी ने पूछा। लिंग जियान ने धीरे से सिर हिलाया। बेशक, ठीक है, तो मैं शर्त लगाता हूँ। राक्षसी परी के होठों का कोना ऊपर उठा और उसने गर्व भरी मुस्कान दिखाई। लिंग जियान, अपनी आने वाली मौत के लिए किसी को या किसी को दोष मत दो। मैं वास्तव में तुम्हारे मेरे सामने घुटने टेकने का इंतजार नहीं कर सकता। आप कुछ ऐसा ही देखेंगे। हालांकि यह मेरे विद्यार्थियों के माध्यम से देखे गए स्वयं का प्रतिबिंब होगा। लिंग जियान मुस्कुराया और अब क्रोधित राक्षसी परी पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी निगाह फीनिक्स की ओर स्थानांतरित कर दी। लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है। सी डोंग लाई की अभिव्यक्ति भारी थी। सभी बड़ों के साथ इकट्ठा होकर वे सभी बैंगनी बादलों के बीच में हवा में तैरते रहे। अपनी स्वयं की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके उन्होंने सरनी को खिलाया और मजबूत किया। बैंगनी बादल एक के बाद एक उभरे, फीनिक्स को कसकर फंसाते हुए। फीनिक्स आक्रामक बना रहा क्योंकि उसके पंख फड़फड़ाते रहे। हालांकि यह समाप्त होने लगा था और यह स्पष्ट था कि यह अधिक समय तक लटका नहीं रह सकता। धिक्कार है, मनुष्य, तुम मुझे एक कोने में ले जा रहे हो। फीनिक्स को और भी ज्यादा गुस्सा आया। इस बात से पूरी तरह वाकिफ था कि यह मोहर की शक्ति को नहीं तोड़ सकता। इसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल बड़ों के खिलाफ लड़ने के लिए किया। एक लंबी और लंबी चीख के बाद फीनिक्स ने अनंत मात्रा में स्वर्गीय प्रकाश बिखेर दिया जिसने सभी बैंगनी बादलों को कम कर दिया। फिर उसकी चोंच धीरे धीरे खुल गई, एक चमकीले लाल मोती को फैलाया जो बीच में लटका हुआ था।
एक आंतरिक दान एक जानवर के दूसरे जीवन के रूप में जाना जाता है। अगर विस्फोट हो जाता है तो जानवर अपने वास्तविक साधना स्तर के बाहर शक्तियों के साथ हमला करने में सक्षम होगा। उनकी आंखों के सामने फीनिक्स इन डैन को एक अंतिम उपाय के रूप में तोड़ने का प्रयास कर रहा था ताकि बैंगनी बादलों के सरनी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जा सके और जीने की संभावना के लिए लड़ सकें। अरे नहीं, जल्दी करो और सरनी को प्रतिबंधित करो। फीनिक्स की योजना को महसूस करते हुए जीडोंग लाई के चेहरे का रंग अलग हो गया। उन्होंने जल्दी से सभी को इस डर से सरनी को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया कि फीनिक्स का हमला सीधे सरनी को प्रभावित करेगा। यह संभव था कि एक बिखरा हुआ आंतरिक दान सरनी को राख में बदल सकता है। हाँ, बहुत देर हो चुकी है। आप, हाउस ऑफ जी यांग ने मुझे 30 साल तक फंसाया। मैं तुम्हारे घर को खून के कुंड में बदल दूंगा। फीनिक्स ने प्रलाप, घृणा और कट्टरता के साथ बात की। एक सरनी की मुहर के नीचे अकेले बिताए 30 साल ने इसे घृणित बना दिया है। यह देखते हुए कि यह अब बच नहीं सकता, उसने फैसला किया कि वह फिर से सील किए जाने के बजाय जी यांग के घर के साथ अपनी जान गंवा देगा। लाल भीतरी दान हवा के बीच में तैर रहा था, जो धुंधली सुनहरी लपटों से घिरा हुआ था। इसका वातावरण अतुलनीय रूप से भयानक और स्वर्ग विरोधी था। दमित जीडोंग लाई ने अपने दांत भींच लिए। उसने फीनिक्स के इतने दृढ़ निश्चयी होने की आशा नहीं की थी। उनके सामने दो विकल्प थे। एक पर्पल क्लाउड्स के एरे का उपयोग करके लड़ाई जारी रखना था। यदि वह ऐसा करता है तो निश्चित रूप से पुश्तैनी वंश पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हालांकि अगर वह इस विकल्प को नहीं चुनता है तो जी यांग हाउस की हर पीढ़ी मर जाएगी। आखिरकार इन डैन फीनिक्स का था। एक बार फूटने के बाद इसकी शक्ति मूल स्तर के लोगों को पछाड़ सकती है। मैं क्या करूं? जीडोंग लाई एक दुविधा में फंस गए थे। वह पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई एक तकनीक का सफाया करने वाला नहीं बनना चाहता था, लेकिन दूसरी ओर वह नहीं देख सकता कि हर कोई मर जाता है। फीनिक्स ने उसे सोचने का समय नहीं दिया। जैसे ही यह एक बार फिर जोर से चिल्लाया, लाल इन डैन ने प्रकाश के एक और दौर का उत्सर्जन किया। डैन का केंद्र थोड़ा फटने लगा। देखते ही देखते भयानक माहौल फैल गया। हवा कुल विनाश की तरह महक रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। उनके साथ मीलों दूर से भूमि चकनाचूर हो गई। घर नौ अमरों की पेंटिंग अध्याय 222 टूटी हुई सरनी। नौ अमरों की पेंटिंग अध्याय 222 टूटी हुई सरनी। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेले मात्रा रात के 12 बजे, रात के 12:19 ट्रुवित पूर्ण स्क्रीन। अध्याय 222 टूटी हुई सरनी। अनुवादक टाटियन, संपादक रुंडी। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में जीडोंग लाई ने अपनी जीभ काट ली और निर्णय लिया। भले ही पर्पल क्लाउड्स का एरे पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया एक खजाना था, लेकिन इसकी तुलना हजारों लोगों के साथ नहीं की जा सकती है। इस कारण से उन्होंने इस सरनी को छोड़ने का फैसला किया और इसके बजाय सभी की जान बचाई। वृद्धों, मेरा आदेश सुनो। अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को सरनी में डालें और बचाव करें। जीडोंग लाई चिल्लाया और उसने अपनी सारी क्यूई को सरनी में स्थानांतरित कर दिया। बड़ों को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उन्होंने भी अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा इस उम्मीद में लगा दी कि यह एक मूल स्तर की शक्ति के खिलाफ दबाने के लिए पर्याप्त होगा। तुरंत अधिक बैंगनी बादल उभरा और फीनिक्स की भयानक शक्ति के खिलाफ रक्षा करते हुए नौ तरफा ढाल में बदल गया। बूम! भूकंप के झटके के बाद पूरा इलाका कांपने लगा। एक पर्पल क्लाउड का प्रमुख एरे था जिसने 36 द्वीपों को हिला दिया, दूसरा एक दुर्लभ फीनिक्स का इनडैन था। दोनों विरोधी दबंग और क्षमाशील थे। संघर्ष के परिणामस्वरूप हुई हिंसा अकल्पनीय थी। लंबे समय के बाद स्वर्ग और पृथ्वी ने आखिरकार अपनी मूल स्पष्टता बहाल कर दी। बैंगनी बादल बिना किसी निशान के गायब हो गए और लाल इनडैन भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। केवल एक चीज रह गई जो अजीब उदासी की बात कर रही थी, वह थी जमीन पर लाल बिंदु। फीनिक्स की पुतलियां सुस्त हो गई हैं और उसकी सांसें कमजोर हो गई हैं। यह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। तो उसके पंख अब उस घातक आग को नहीं उगल रहे थे जो स्वर्गीय प्रकाश से घिरी हुई थी। जाहिर सी बात थी कि उसकी जान एक धागे से लटकी हुई थी। इनडैन एक जानवर का दूसरा जीवन है। अगर यह केवल क्षतिग्रस्त है तो बचने का मौका है। हालांकि अगर यह पूरी तरह से कुचल दिया जाता है तो मृत्यु ही एकमात्र चीज है जो इंतजार कर रही है। बेशक एक फीनिक्स के लिए भगवान के पसंदीदा जानवरों में से एक जिसके माध्यम से प्राचीन राजसी खून बह रहा है, उसके पास तीसरा विकल्प है, ज्वाला की बौछार के साथ पुनर्जन्म होना। हालांकि नियमित लपटों में इन जानवरों को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक गुण नहीं होते हैं। केवल पौराणिक ईश्वरीय अग्नि ही कर सकती है। चूंकि ईश्वरीय आग दुर्लभ से परे हैं और फीनिक्स अधिक समय तक नहीं टिक सकता है, अब एकमात्र विकल्प इसकी पीड़ा को समाप्त करना था। तो उसके पुनर्जन्म की संभावना कैसे हो सकती है? ओह, हमने इसका बचाव किया। जीडोंग लाई ने राहत की सांस ली। हालांकि मांस के एक तीखे दर्द ने उसे तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि उसने भयानक इनडैन को रोक दिया है, पर्पल क्लाउड्स की सरनी बहुत कम हो गई है।
यह अब पहले की 30 से 40% बिजली का आधा ही रह गया है। इतनी कम शक्ति से यह संभवतः क्या कर सकता है? आधारभूत स्तर के काश्तकारों के आक्रमण को रोकने के लिए शायद यह पर्याप्त था। हालांकि हाउस ऑफ जियांग मूलभूत चोरों से क्यों डरेगा? इसमें कोई संदेह नहीं है, इस समय बैंगनी बादलों की सरणी जो कभी 36 द्वीपों पर आघात करती थी, अब पूरी तरह से बेकार है। इसके परिणामस्वरूप हाउस ऑफ जियांग की क्षमता में कम से कम 30% की कमी आई है। बेशक ऐसा नहीं है कि इसे ठीक करना उनके लिए असंभव होगा। हालांकि पर्पल क्लाउड्स का एरे अब बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गया है। यहां तक सबसे सक्षम सरणी स्वामी भी असहायता में अपना सिर हिलाते। यही कारण था कि जी डोंग लाई को अपने पेट में इतना तेज दर्द महसूस हुआ। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर सकता था। अगर उसने बैंगनी बादलों के सरनी का बलिदान नहीं किया होता, तो घर में रहने वाली पूरी गुफा ढह जाती। अय्या, यह सब नीचे आता है कि मैं कितने लोगों की जान बचा सकता हूं। पूर्वज, यदि आपने इस फीनिक्स को पहले स्थान पर वश में करने की महत्वाकांक्षा महसूस नहीं की होती, तो हमें कभी भी इससे निपटना नहीं पड़ता। सी डोंग लाई ने राहत की सांस ली और बमुश्किल सांस लेने वाले फीनिक्स की ओर बड़ी छलांग लगाई। सी डोंग लाई के आगमन को देखकर फीनिक्स ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके खुद को जमीन से धक्का दिया और खड़ा हो गया। इसने बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को सीधा किया और घोषणा की, फीनिक्स किस्म को हमेशा गर्व रहा है। यदि मैं मर भी जाऊं तो भी खड़े खड़े मरूंगा। कितना पक्का? सी डोंग लाई ने गहरी सांस छोड़ी। वह इस तथ्य से अवगत था कि आज जो हुआ वह पूरी तरह से फीनिक्स की गलती नहीं थी। हालांकि चूंकि सदन और फीनिक्स के बीच की नफरत समुद्र की तरह गहरी थी, उसके पास निर्दयी होने और सब कुछ समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उद्धरण चिन्ह। सी डोंग लाई ने एक हाथ उठाया। उसके हाथ में एक सुनहरा भाला निकला और उसने सीधे फीनिक्स के गले पर निशाना साधा। वाह! फीनिक्स का इनर डैन पूरी तरह से बिखर गया। बचाव के लिए ऊर्जा के किसी भी निशान के बिना फीनिक्स केवल भाले को अपने गले में प्रवेश करते देख सकता था। टकराना। फीनिक्स एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली हुई हैं, दुख और दुख की दास्तां कह रही हैं। मरने के बाद भी उसे नहीं पता था कि उसने क्या गलत किया। वह केवल स्वतंत्रता और उड़ने में सक्षम होना चाहता था, वह गलत क्यों था? इसे अपनी जान की कीमत क्यों चुकानी पड़ी? जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर आकाश में उठ गई। धीरे धीरे यह साकार हो गया। इस जादुई घटना को घटनास्थल पर किसी ने नहीं देखा। हालांकि लिंग जियान की आंखें खुली हुई थीं और उसकी गर्दन के सारे बाल खड़े हो गए थे, क्योंकि फीनिक्स की आत्मा सीधे उस पर धराशायी हो गई और 9 अमर की पेंटिंग में प्रवेश कर गई। यह क्या है? लिंग जियान का चेहरा अविश्वास से भरा था। यहां तक अपने व्यक्तित्व के साथ वह घटनाओं के इस मोड़ पर चौंक गया था। सौभाग्य से उन्होंने अपने जीवन में कई तूफानों का अनुभव किया है जिन्होंने उन्हें हमेशा रचना करने के लिए प्रशिक्षित किया है। उसने फौरन अपने चेहरे से विस्मय मिटा दिया और यह दिखावा किया कि कुछ भी नहीं हुआ है ताकि सभी की पैनी निगाहों से बच सकें। अगर दूसरों को पता चलता है कि फीनिक्स की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई है, चाहे जी डोंग लाई उसे कितना भी पसंद करे, वह सुरक्षित नहीं रहेगा। आखिरकार फीनिक्स और जी यांग हाउस के बीच की नफरत समुद्र जितनी गहरी थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे जी डोंग लाई अपने दुश्मन को इस दुनिया में रहने दे सके। सौभाग्य से सभी का ध्यान फीनिक्स की लाश पर केंद्रित था। लिंग जियान की अजीबता पर किसी का ध्यान नहीं गया। फीनिक्स का शरीर बहुत मूल्यवान है। इसका उपयोग दवा बनाने या हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। शुक्र है, यह कुछ हद तक हमारे द्वारा आज खोई गई चीजों की भरपाई करता है। नहीं तो हम वास्तव में बहुत बड़े नुकसान में होंगे। सी डोंग लाई ने फीनिक्स की लाश को देखा और उसका चेहरा गर्म हो गया। लेकिन हर बार जब उसे याद आया कि पर्पल क्लाउड्स का एरे अब चला गया है, तो वह दिल के दर्द को महसूस करने के अलावा उसकी मदद नहीं कर सकता था। एक फीनिक्स की लाश वास्तव में मूल्यवान थी, लेकिन यह अभी भी एक सरनी के खिलाफ अतुलनीय थी जो पूर्ण स्तर के काश्तकारों से लड़ सकती थी। उसके ऊपर यह एक पुश्तैनी खजाना था जिसके महान अर्थ थे। अगर कोई विकल्प होता, तो जी डोंग लाई इस लाश को पाने के बजाय सरनी रखना पसंद करते। अफसोस की बात है कि बनाने के लिए कोई विकल्प नहीं था। टूटा हुआ सरनी अब एक संभावना नहीं बल्कि एक तथ्य था। अब वे केवल यही कर सकते थे कि इसे ठीक करने का कोई तरीका निकाला जाए। आह भरते हुए जी डोंग लाई ने अपने पीछे एक बुजुर्ग से कहा, जाओ मास्टर लिन को लाओ। उससे पूछें कि क्या इस बात की संभावना है कि बैंगनी बादलों के सरनी को बहाल किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। हाँ प्रधानाध्यापक, मैं अभी वह करूंगा। एल्डर ने सिर हिलाया और पश्चिम की ओर चल दिया। मास्टर लिन शियाओ द्वीप पर एकमात्र एरे मास्टर थे। वह बहुत ज्ञानी था और उसका दर्जा बहुत ऊंचा था। पूरे शियाओ द्वीप में उन्हें एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। यहाँ तक तीनों नियंत्रण बलों के सर्वोच्च प्रधानाध्यापक भी उनके साथ बहुत सम्मान के साथ व्यवहार करते थे और उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। आखिरकार साधना समुदाय में अरे मास्टर्स का स्थान बहुत ऊंचा होता है क्योंकि प्रत्येक घर, कबीले और परिवार को अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर उनकी सहायता की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त पूरे शिएओ द्वीप पर मास्टर लिन एकमात्र एरे मास्टर था। इसने वास्तव में उनके महत्व पर जोर दिया।
हर कोई जो उसे देखता है उसके साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार करता है और उसके चारों ओर बहुत सावधान रहता है। हेडमास्टर, यह मास्टर लिन कौन है? लिंग जियान ने अचानक पूछा। एक सरणी मास्टर। हमारे पूर्वजों द्वारा निर्धारित सरणियों के अलावा उसने अन्य सभी सरणियों को स्थापित किया है और उन्हें बनाए रखने का प्रभारी है। सी डोंग लाई मुस्कुराया। क्या ऐसा है? तब मुझे इस व्यक्ति से मिलना चाहिए। लिंग जियान अचानक बहुत उत्साहित था। जब से उसने फैंग किंग मिंग से विरासत हासिल की है, तब से उसकी सरणियों में अत्यधिक रुचि हो गई है। अब जब उसने सुना कि एक एरे मास्टर आ रहा है, तो उसकी दिलचस्पी स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। थोड़ी देर बाद पहले से बूढ़ा और एक भूरे बालों वाला किसान आसमान से उतरा। इस व्यक्ति ने सफेद लबादा पहना हुआ था और उसके गालों का रंग लाल हो गया था। हालांकि उनके चेहरे पर स्वाभाविक रूप से बहने वाले अहंकार ने उनके अन्यथा दैवीय स्वभाव को नुकसान पहुंचाया। यह मास्टर लिन था। शायद यह समाज में उनकी उच्च स्थिति और इस तथ्य के कारण था कि कोई भी उनका कभी भी अनादर नहीं करता, लेकिन उन्हें बहुत गर्व हो गया है। उनके मुंह से निकला पहला वाक्य एक अमित्र और आरोप लगाने वाला बयान था। इसे मेरे तारांकन एसएस पुनर्स्थापित करें। क्या मैंने आपको पहले ही नहीं बताया था? इस सरणी को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। सी डोंग लाई, क्या पानी तुम्हारे सिर में घुस गया? तुम समझते क्यों नहीं? जब आप जानते हैं कि मैं कितना व्यस्त हूं, तो आपको मुझे यहाँ क्यों बुलाना चाहिए? हर एक मिनट मैं यहाँ बिताता हूँ, मुझे दसियों और हजारों आध्यात्मिक पत्थर खो देते हैं। मेरे खोए हुए सभी भाग्य के लिए आप मुझे क्षतिपूर्ति करने की योजना कैसे बनाते हैं? घर 9 अमरों की पेंटिंग अध्याय 223 असहनीय अहंकार। 9 अमरों की पेंटिंग अध्याय 223 असहनीय अहंकार। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेले मात्रा रात के 12 बजे, रात के 12:19 विदपूर्ण स्क्रीन। अध्याय 223 असहनीय अहंकार। अनुवादक टाटियन, संपादक रुंडी। इसे मेरे तारांकन एसएस पुनर्स्थापित करें। क्या मैंने आपको पहले ही नहीं बताया था? इस सरणी को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। सी डोंग लाई, क्या पानी तुम्हारे सिर में घुस गया? तुम समझते क्यों नहीं? जब आप जानते हैं कि मैं कितना व्यस्त हूं, तो आपको मुझे यहाँ क्यों बुलाना चाहिए? हर एक मिनट मैं यहाँ बिताता हूँ, मुझे दसियों और हजारों आध्यात्मिक पत्थर खो देते हैं। मेरे खोए हुए सभी भाग्य के लिए आप मुझे क्षतिपूर्ति करने की योजना कैसे बनाते हैं? मास्टर लिन के चेहरे पर अहंकार के भाव थे। उनके मुंह से निकला पहला वाक्य अमित्र और आरोप लगाने वाला था। शीएओ द्वीप पर एकमात्र एरे मास्टर के रूप में सभी नियंत्रित बलों के साथ साथ अधिकांश काश्तकारों द्वारा उनका पीछा किया गया और उनकी प्रशंसा की गई। इसने उसे असहनीय अहंकार वाले व्यक्ति के रूप में आकार दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसके साथ काम कर रहा था, सर्वोच्च प्रधानाध्यापक शामिल थे, उन्होंने उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और दंभपूर्ण व्यवहार किया। लिंग जियान ने इस व्यक्ति के बारे में एक अप्रिय राय बनाते हुए भौहें चढ़ा दी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और इसके बजाय जी डोंग लाई की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। सी डोंग लाई ने भी एक भ्रूभंग किया था। सदन के नेता और पूर्ण स्तर के किसान के रूप में किसने उनका अनादर करने का साहस किया? अन्य 2 नियंत्रणकारी बलों के केवल सर्वोच्च प्रधानाध्यापकों ने उनके साथ बहुत अधिक सम्मान के बिना व्यवहार किया। हालांकि उनके चेहरे के ठीक सामने मास्टर लिन ने अनिच्छा से बात की। इससे उसे बहुत गुस्सा आया, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता था। सामान्य परिस्थितियों में वह मास्टर लिन को अपनी हथेली से मरा हुआ पटक सकता था, क्योंकि उसकी स्थिति एक पूर्ण स्तरीय कल्टीवेटर के रूप में थी। हालांकि वह अभी ऐसा नहीं कर सकता। मास्टर लिन का शीएओ द्वीप पर बहुत ऊंचा स्थान है और वह कई अलग अलग ताकतों के संपर्क में है। अब उसे मारना आसान और आनंदमय होगा, लेकिन बाद में कई विरोधी इसके विरोध में सदन के दरवाजे पर आ जाते। यह इसके लायक नहीं था। इस वजह से वह केवल अपमान को निगल सकता था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मास्टर लिन, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक आपात स्थिति है। उद्धरण चिन्ह। क्या मैंने तुमसे कहा नहीं है? सरनी पहले से ही बिना किसी बहाली के एक बिंदु तक क्षतिग्रस्त है। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मास्टर लिन ने उपहास किया। उसके चेहरे पर अहंकारी भाव ने दूसरों को घृणा का अनुभव कराया। Including Zi Donglai, everyone despised this person but did not have the capital to resist him. If they could, they would be slapping that disgusting face. After all, at this moment, the house was asking for a favor from this man. Zi Donglai had to repress the rage that was trying to escape his chest. Master Lin, you are knowledgeable and you know the techniques well. I don't believe what I am asking is a difficult task for you. Zidonglai flattered him a little and smiled. Master, be rest assured that if you are able to restore the array of the purple clouds to 30% of its original form, I will pay you 1 million spiritual stones. What do you say? 1 million. Master Lin's eyes sparkled, full of greed. However, he did not answer right away but instead put up a pretentious act. Headmaster of the Ziyang house, I have seen the array that protects your land. It really is not easy to fix. Zi Donglai frowned, fully aware that this man here is faking it. He cursed at him for being greedy silently, but again, there was nothing he could do. After all, in the entire Xiao island, there was only one array master.
To fix the array, they must beg Master Lin. Even if he spews out a ridiculous and unreasonable price, there was no room for objection. If that's the case, then I will pay 2 million spiritual stones if you can restore the array to 30% of its original form. Zidong Lai forced another smile. 2 million. Master Lin was secretly ecstatic but pretended to be hesitant. After a while of silence, he opened his mouth and spat out an astronomical amount. 5 million. If Headmaster Zi Yang agrees, then I will give it a shot. As soon those words were spoken, every spectator gasped coldly and peeked at Master Lin in an unkind manner. 5 million spiritual stones. Even for the supreme headmaster of the Zi Yang house, it is considered to be a huge sum of money and cannot be taken out easily. This was why when Master Lin said this number, everyone at the scene frowned. If it weren't for his status in the society, many people would have run up and slapped him in the face. What a greedy trash of a man. Ling Jian snickered to himself. He originally thought he would meet a master with both integrity and ability. Instead, he came in contact with an insufferably arrogant and annoying trash of a man. 1 million was not enough, 2 million was unacceptable. Where did he find the audacity to ask for 5 million? This person, using his status and identity to ask for an unreasonable amount of money, was crossing the line. But Zidong Lai had no choice. The array of the purple cloud was broken, which decreased the overall capability of the Zi Yang house. If Master Lin can really fix it, even if only to the extent before it was completely broken, it was enough for Zidong Lai to pay with everything he had. Though 5 million spiritual stones was a lot, compared to having a 30% functional array, it was a worthy price. As long as Master Lin can restore 30% of it, I will personally hand you the 5 million spiritual stones. Zidong Lai clenched his teeth. Haha, good. You are the leader of the house after all, you sure decisive. Master Lin was beyond ecstatic. If that's the case, then please hand me the array board. Uddharan Chinha. Zidong Lai nodded and waved around his sleeve. A purple and round array board appeared out of thin air. For all arrays, the array master must first smelt an array board, then choose the array range, and finally cast the array. The array board was the core of all arrays, and it was what array masters uses to manipulate arrays. Therefore, in order to restore the array of the purple clouds, the array board must be held and used. The board itself must be fixed before the array itself can be restored. Let me take a careful look. Master Lin took over the purple array board and instantly frowned. The array board in his hands was a wreck, dull, dark, and damaged. Out of all the alternating and interlaced carvings, only one line was still bright. This indicated that the array itself was barely usable. This made him speechless. In his mind, he thought, look at the state this is in, fix it my Tarankan SS. Even if the Grandmaster of Arrays is here, there probably isn't a way for him to fix it. Closing square bracket. He did not speak out this thought out loud because he was very keen on getting his hands on those 5 million spiritual stones. He planned to fake it and act like he was fixing it in order to get the spiritual stones. Seeing that Master Lin was quiet, Zidong Lai took the initiative and asked, Master, is there hope? Of course, Master Lin said. Then you can fix this array. Zidong Lai's eyes flashed with happiness. Master Lin's tightly kneaded together eyebrow flinched. Without the slightest change of expression, he lied, certainly. Who am I? Of course I have a way to fix this. Hearing this, Zidong Lai's heart finally dropped down. He laughed brightly. Haha, this is good news. Please, Master, do what you have to do. Uddharan Chinha. About that, Master Lin hesitated as he thought about how he could make up a seamless lie. Is there something wrong? Zidong Lai frowned. As headmaster, you probably already know, restoring arrays is not something that can be achieved within a day. The array of the purple cloud is especially problematic. Though I am highly skilled and trained, to fix this, I will need many valuable materials that will take some time to gather. उद्धरण चिन्ह मास्टर लिन पहले ज़ीडोंग लाई को आराम देने का बहाना लेकर आए. थोड़ी देर के बाद, वह बस इतना कहेगा कि उसने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन इस सरनी को ठीक करने का कोई तरीका नहीं था. इस तरह, उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होगी, और ज़ीडोंग हाई उसकी कई दिनों की कड़ी मेहनत को देखकर, उसे कुछ आध्यात्मिक पत्थरों का इनाम देगा. निश्चित रूप से उनके कुछ आदर्शवादी विचार थे. अपनी स्थिति के साथ, भले ही वह इसे कुछ दिनों में ठीक न कर सके, ज़ीडोंग लाई को शिएओ द्वीप में इस स्थिति के कारण उसे भुगतान करना होगा. मुझे इसके बारे में पता है. फिर, मास्टर, तुम्हारा मतलब है. ज़ीडोंग लाई की भौहें आपस में कसकर जुड़ी हुई थीं. कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वह निश्चित नहीं था कि क्या गलत था. मैं पहले अरे बोर्ड को लेता हूँ. कुछ दिनों में, मैं आपसे मिलने आऊंगा और बोर्ड को उसकी मूल स्थिति में लौटा दूंगा. मास्टर लिंग ने अपनी दाढ़ी को बेपरवाह भाव से सहलाया. दरअसल, पता चलने के डर से वह कांप रहा था. उसके पास इस सरनी को ठीक करने की कोई क्षमता नहीं थी. वह जो कह रहा था वह सब झूठ था. इस एरे बोर्ड को ले रहे हैं. उद्धरण चिन्ह ज़ीडोंग लाई की भौहें गहरी हो गईं. एरे बोर्ड एक सरनी का मूल है. जिसने भी बोर्ड को नियंत्रित किया उसने सरनी को ही नियंत्रित किया.
पर्पल क्लाउड का एरे ज़ी यांग के पूरे हाउस की सुरक्षा को अत्यधिक प्रभावित करता है। यदि कोई अन्य नियंत्रण शक्ति उस पर हाथ डाले तो बहुत सारी परेशानियां पैदा होंगी। लेकिन जब उसने लगभग बेकार सरनी के बारे में सोचा तो जी डोंगलाई ने मुस्कराते हुए कहा, तब हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। आप जो कुछ भी कहेंगे मैं उसे तब तक सुनूंगा जब तक कि उसे बहाल किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर मास्टर लिन आश्वस्त हो गया और मुस्कुराया। ठीक, अगर ऐसा है तो मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। उद्धरण चिन्ह। मास्टर लिन, मैं जी यांग के घर में आपके शुभ समाचार की प्रतीक्षा करूंगा। जी डोंगलाई ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, मास्टर लिन को अपने रास्ते पर आने का इशारा किया। मास्टर लिन ने सिर हिलाया और दूर हो गया। हालांकि जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ा, एक ताना और शांत आवाज अचानक उठी। धीमा करो, आपको क्या लगता है कि आप अरे बोर्ड ले रहे हैं, आप कलाकार हैं। उद्धरण चिन्ह। यह शब्द बोलते ही पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक चोर कलाकार, मास्टर लिन। सब चौंक गए और आवाज की दिशा की ओर देखने लगे। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि नए माननीय अतिथि थे। सभी के चकित घूरने से स्वागत हुआ। लिंग जियान बना रहा। वह एक पैर आगे बढ़ा और उसका लबादा हवा में झूलने लगा। अपने सामने के सुंदर युवक को घूरते हुए मास्टर लिन को थोड़ा डर लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे गुस्सा आया। यहाँ उनका उच्च पद था और सभी उनका सम्मान करते थे। किसने उन्हें चोर कलाकार कहने की हिम्मत की? लिंग जियान ने न केवल यह दावा किया, बल्कि उसने व्यंग्यात्मक और निश्चित स्वर के साथ इसका दावा भी किया। इससे मास्टर लिन बहुत नाराज हुए। आप मुझे एक चोर कलाकार कह रहे हैं? यह मैंने कहा था। तो क्या आपको लोगों को ठगने की अनुमति है, लेकिन आप दूसरों को आपको चोर कलाकार कहने की अनुमति नहीं देते हैं? लिंग जियान के होंठ मुड़े हुए थे और वह हंसा। उसने सोचा कि वह एक सम्मानित एरे मास्टर से मिलने जा रहा है, लेकिन इसके बजाय उसने केवल एक अभिमानी, लालची और भ्रष्ट मैल देखा। वह मास्टर लिन से बेहद निराश था। ठीक है, मेरा नाम शीएओ द्वीप के चारों ओर सुना जाता है और हजारों लोगों द्वारा मेरा सम्मान किया जाता है। मुझे कभी किसी ने चोर कलाकार नहीं कहा। तुम मुझे क्यों नहीं बताते, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे रहा हूँ? मास्टर लिन का चेहरा भारी था। हालांकि वह कुछ डरे हुए थे, लेकिन उनका व्यवहार स्थिर था। लिंग जियान ने ठंड से हंसते हुए कहा, तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें सबके सामने बेनकाब कर दूं? आप? मास्टर लिन थोड़ा झुक गया। लिंग जियान की कम उम्र को देखते हुए उसे विश्वास नहीं था कि लिंग जियान के पास कहने के लिए कुछ भी फायदेमंद होगा। कुटिल मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, यदि आप में हिम्मत है तो खबर को उगल दो। मैं निश्चित रूप से देखना चाहता हूं कि एक युवा लड़का जो अभी भी अपनी मां का दूध पीता है, मुझे एक कौन कलाकार के रूप में कैसे लेबल कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, फिर, हे भ्रष्ट और व्यभिचारी झूठे, मैं यहाँ के सब लोगों के सामने तेरा पर्दाफाश करूंगा। लिंग जियान के मुंह का कोना ऊपर उठा। उसकी आवाज वसंत के दौरान गरज के रूप में कान छिदवाने वाली थी। घर 9 अमरों की पेंटिंग अध्याय 224 उजागर। 9 अमरों की पेंटिंग अध्याय 224 उजागर। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेले मात्रा रात के 12 बजे, रात के 12:19 ट्रुवित पूर्ण स्क्रीन। अध्याय 224 उजागर। अनुवादक तातियन, संपादक रुंडी। अच्छा, फिर, हे भ्रष्ट और व्यभिचारी झूठे, मैं यहाँ के सब लोगों के सामने तेरा पर्दाफाश करूंगा। उद्धरण चिन्ह। एक साधारण सा बयान हवा में उड़ गया। हालांकि आवाज की आवाज कम थी, लेकिन फिर भी सभी के कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। सबके सामने बेनकाब, मास्टर लिन एक चोर कलाकार है। साइट पर मौजूद हर दर्शक संदेह से भरा था। रचित लिंग जियान को देखते हुए, फिर बिल्कुल शांत मास्टर लिन की ओर देखते हुए, वे असमंजस में पड़ गए। तार्किक रूप से, यहाँ हर कोई प्रमुख मास्टर लिन पर विश्वास करेगा। लेकिन भावनात्मक दृष्टिकोण से, हर कोई लिंग जियान पर अधिक विश्वास करना चाहता था। यह सब इसलिए था क्योंकि मास्टर लिन असहनीय रूप से अभिमानी थे और किसी के प्यार को आकर्षित नहीं करते थे। द डेमोनिक फेयरी और जी डोंग लाई ने भी ऐसा ही महसूस किया। यह अनिश्चित था कि किस पर विश्वास किया जाए। पूरी ईमानदारी से, जब लिंग जियान ने पहली बार बात की तो वे सदमे में आ गए। राक्षसी परी के दिमाग में क्या चल रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि लिंग जियान वास्तव में प्राचीन सरणियों को जानता हो? जी डोंग लाई के दिमाग में क्या चल रहा था? लिंग जियान ऐसा दावा क्यों करेगा? क्या वह मास्टर लिन को अपमानित करने से नहीं डरता? ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप यह दावा कर सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप इसका समर्थन करें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक बदसूरत मौत मरेंगे। मास्टर लिन कुटिलता से मुस्कुराया। मैं मर जाता हूं या आप अपना सब कुछ खो देते हैं, हम जल्द ही इसका पता लगा लेंगे। लिंग जियान के मुंह का कोना मुड़ा हुआ था क्योंकि मास्टर लिन के प्रति उसकी घृणा अपने क्वथनाक पर पहुंच गई थी। पहले तो वह आगे नहीं बढ़ना चाहता था, लेकिन वह अब इस व्यक्ति के बदसूरत दिल और चेहरे को बर्बाद करने की इच्छा से खुद को नहीं रोक सकता था। पहले उसने राजसी वृत्ति प्रदर्शित की, फिर उसने इतना लोभी व्यवहार किया। अंत में उसने मौके पर मौजूद सभी को धोखा भी दिया। इससे लिंग जियान क्रोधित हो गया और उसने फैसला किया कि इस व्यक्ति को बेनकाब करना उसका दायित्व है।
इससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, जी डोंग लाई ने अचानक कहा, लिंग जियान, मास्टर लिन का नाम शीएओ द्वीप के चारों ओर जाना जाता है। वह झूठा कैसे हो सकता है? कृपया मनमाना दावा न करें। लिंग जियान ने इस तथ्य से पूरी तरह वाकिफ थे कि जी डोंग लाई मास्टर लिन को अपमानित करने से डरता था। आखिर मास्टर लिन का समाज में उच्च स्थान था। अगर वह दुखी होता, तो पूरे घर को भुगतान करना पड़ता। जब से वे एक कृषक बने, तब से उन्होंने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी हैं। उसे कभी डर कब लगा? यहाँ तक उन्होंने थर्ड प्रिंस जैसी शख्सियतों को मारने की भी हिम्मत की, उनके लिए एक एरे मास्टर क्या था? ऊपर से, यह व्यक्ति गुरु भी नहीं था, वह केवल झूठा था। ज्ञान होने पर भी उसकी अनैतिकता ने उसे मैल बना दिया। एक गुरु के पास प्रशंसनीय विचारधाराएं और विश्वास होने चाहिए। इस तरह के लोगों के प्रति, भले ही उनके पास दुनिया को नियंत्रित करने की शक्ति हो, लिंग जियान उनका सम्मान नहीं करेगा और न ही उनसे डरेगा। प्रधानाध्यापक, मैं तर्कहीन दावे नहीं कर रहा हूँ। मैं बस यह नहीं देखना चाहता क्योंकि जियांग हाउस में हर कोई इस व्यक्ति द्वारा धोखा दिया जाता है। लिंग जियान के होठों पर एक मुस्कुराहट रेंग गई। हम सी डोंग लाई ने मुंह फेर लिया और पूछा, लिंग जियान, क्या तुम गंभीर हो? हम इसे क्यों नहीं आजमाते? लिंग जियान मुस्कुराया और उसने मास्टर लिन पर अपनी निगाहें टिका दी और चिढ़ाया, मास्टर लिन, आप क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह, मैं क्या कह सकता हूँ? क्या मैं मानता हूँ कि तुम सही हो? कितना हंसाता है। मास्टर लिन की आंखें चमक रही थीं। वह पहले से ही कुछ हद तक डरा हुआ था, लेकिन लिंग जियान की निश्चितता और आत्मविश्वास को देखकर उसे और भी नुकसान हुआ। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन सरणियों का अध्ययन करने में बिताया। हालांकि मैं यह नहीं कह सकता कि मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूँ, फिर भी मैं बहुत कुशल और जानकार हूँ। मैं कोई कॉन आर्टिस्ट नहीं हूँ, जो आप मुझ पर होने का दावा करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप एक हैं या नहीं। आगे बढ़ते हुए लिंग जियान की अभिव्यक्ति शांत थी। उनमें से कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं रिस रही थी, लेकिन उन्होंने सभी को नीचे रखा और अपनी भव्यता से वातावरण को गंभीर बना दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको किसने सिखाया कि एक एरे बोर्ड को ठीक करने के लिए कीमती सामग्री की आवश्यकता होती है? उद्धरण चिन्ह, लिंग जियान ने सीधे मास्टर लिन को देखा और व्यंग्यात्मक बयान धीरे धीरे उसके मुंह से निकल गया। हालांकि उसकी आवाज धीमी थी, फिर भी वह गड़गड़ाहट की तरह फूट पड़ी। जैसे ही उसका शरीर कांपने लगा, मास्टर लिन का चेहरा पीला सफेद हो गया। आप मास्टर लिन के माथे पर पसीना आना शुरू हो गया, क्योंकि वह हैरत से लिंग जियान को देख रहा था। उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि लिंग जियान प्राचीन सरणियों को जानता होगा और उसे केवल एक प्रश्न के साथ बेनकाब करेगा। मेरा क्या? आप सही कहने से भी डरते हैं? तो ठीक है, मैं आपको बता दूं, लिंग जियान के होंठ मुड़ गए और उसने एक बयान दिया जिसने मास्टर लिन को नरक में खींच लिया। एरे बोर्ड को ठीक करने के लिए किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इसे केवल सरणी मंत्रों की आवश्यकता है। एक सवाल ने तोड़ दी चट्टान, एक बयान ने हिला दिया आसमान। किसी सरणी को ठीक करने के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मास्टर लिन ने कहा कि बोर्ड को ठीक करने के लिए कई सामग्रियों को इकट्ठा करने की जरूरत है। यहाँ गलत कौन है? सुनिश्चित नहीं है, लेकिन देखो कि गैस्टलिंग कितना निश्चित है। सबसे अधिक संभावना है कि वह सही है। उद्धरण चिन्ह, मैं मास्टर लिन में अधिक विश्वास करता हूँ। वह शियाओ द्वीप पर प्रसिद्ध सरणी मास्टर हैं, वह हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? साथ ही, एक छोटा लड़का सरणियों के बारे में क्या जानता है? मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। लेकिन, मास्टर लिन के चेहरे को देखो, वह थोड़ा अजीब लग रहा है। सभी लोग तीखी बहस में लगे रहे। अधिकांश दर्शकों ने मास्टर लिन में विश्वास किया, लेकिन एक छोटे से हिस्से ने लिंग जियान का समर्थन किया। मास्टर लिन का चेहरा चाक सफेद था और उसने कांपती हुई उंगली से लिंग जियान की ओर इशारा किया, अवाक। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। लिंग जियान ने जो कहा वह प्राचीन सरणियों का सार्वभौमिक नियम था। नहीं, वह झूठ बोल रहा है। एक छोटा लड़का सरनी के बारे में क्या जानता है? मास्टर लिन अचानक चिल्लाया। वह कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहता था और उसने इसके बजाय लिंग जियान पर गोली चला दी। लिंग जियान ने भौहें चढ़ा दी, उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यक्ति इतना बेशर्म होगा। उसका कवर पहले ही उड़ा दिया गया था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। इस तरह के व्यक्ति से निपटने के लिए, सौभाग्य से, लिंग जियान के पास एक रास्ता था। सी डोंग लाई की ओर अपनी निगाहें घुमाते हुए, लिंग जियान बेहोश हो गया। चूंकि मास्टर लिन इसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो मैं हेडमास्टर से प्राचीन सरणियों पर कुछ किताबें खोजने के लिए कहूंगा। मेरा मानना कि त्रिपिटक मंडप में कुछ होना चाहिए। सी डोंग लाई ने सिर हिलाया। इस बिंदु पर, यह सत्यापित करने का एकमात्र तरीका था कि यहाँ गलत कौन था। उसने अपना हाथ लहराया और आदेश दिया, कोई अभी प्राचीन सरणियों के बारे में सभी किताबें और अभिलेख लाएं। यह देखकर मास्टर लिन का शरीर और भी कांप उठा। लेकिन उसके पास इसे नकली जारी रखने और प्रार्थना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि प्राचीन किताबों में इस मामले के बारे में कोई रिकॉर्ड न हो। थोड़ी देर के बाद, एक युवक जी डोंग लाई के सामने कुछ किताबें लेकर आया जो किनारों के चारों ओर पीली थीं। अच्छा, अब तुम जा सकते हो। जी डोंग लाई ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए 4 प्राचीन पुस्तकों को हवा में तैरने दिया।
फिर उसने चारों किताबों के पन्ने उसी समय पलटे जब हर पन्ने की सारी जानकारी उसके दिमाग में अंकित हो गई। बहुत पहले उसने लिंग जियान द्वारा दिए गए बयान को पाया। अगले सेकंड में जी डोंग लाई का चेहरा नीचे की ओर झुक गया। उसके हाव भाव इतने भारी और काले थे कि उससे बारिश का पानी निकलने ही वाला था। यह स्पष्ट था कि वह कितने गुस्से में था। पर्पल क्लाउड के अरे की बहाली और जियांग हाउस की महिमा के लिए वह मास्टर लिन के अपमानजनक तरीकों को सहन करेगा। हालांकि वह मास्टर लिन को धोखा देने और पूरे जियांग हाउस को धोखा देने को सहन नहीं कर सका। वह अपने अभिमानी तरीकों को भूल सकता था और अपने लालच को अनदेखा कर सकता था, लेकिन उसके लिए जियांग हाउस की आशा की एक डोर के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल अक्षम्य था। ठीक है, तुम क्या मास्टर लिन हो? जी डोंग लाई का चेहरा अभी भी काला था और उसका गुस्सा उबल रहा था। उसने कुछ प्राचीन किताबें मास्टर लिन के सिर पर फेंक दी और हंसते हुए कहा, मास्टर लिन, अगर आप मुझे आज यहाँ जो हुआ उसके लिए उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जी यान के घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही शब्द बोले गए, उनके शरीर से आक्रामक मात्रा में हत्यारा वृत्ति धुल गई और पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। तुरंत मास्टर लिन ने खुद को बर्फीले नरक में गिरते हुए महसूस किया। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। घर 9 अमरों की पेंटिंग अध्याय 225, चेहरे में एक और थप्पड़। 9 अमरों की पेंटिंग अध्याय 225, चेहरे में एक और थप्पड़। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेले मात्रा रात के 12:01, रात के 12:19 विद पूर्ण स्क्रीन। अध्याय 225, चेहरे में एक और थप्पड़। अनुवादक तातियन, संपादक रुंडी। मास्टर लिन, अगर आप मुझे आज यहाँ जो कुछ हुआ उसके लिए उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जी यान के सदन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जी डोंग लाई उबले हुए को मारने की इच्छा के रूप में अपने ही क्रोध में नहा रहे थे। मैं उस एक वाक्य को पढ़कर जो चारों किताबों पर लिखा था, मास्टर लिन का चेहरा पीला सफेद हो गया। कोई सवाल नहीं पूछा। चारों किताबों पर एक ही वाक्य लिखा था, एरे बोर्ड की मरम्मत करते समय केवल सरनी तकनीकों की आवश्यकता होती है, किसी मूर्त सामग्री की आवश्यकता नहीं है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लिंग जियान गलत नहीं था। वह होते तो भी प्राचीन अभिलेख झूठ नहीं बोलते। अगर हम 4000 कदम पीछे हट जाएं और कहें कि प्राचीन रिकॉर्ड गलत था, तो कोई रास्ता नहीं था कि चारों किताबें गलत थीं। सबूत अकाट्य था। मास्टर लिन ने उमस भरे चेहरे के साथ भीख मांगी, मैं हेडमास्टर लिन, मैंने आपसे जानबूझकर झूठ नहीं बोला। कृपया मेरी व्याख्या सुने। व्याख्या। उद्धरण चिन्ह। सी डोंग लाई ने उपहास किया, मेरे एस को समझाओ। सभी 4 पुस्तकों में यह कहते हुए रिकॉर्ड है कि एक एरे बोर्ड को बहाल करने के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप मुझे बता रहे हैं कि आपने मुझसे जानबूझकर झूठ नहीं बोला। क्या आपके दिमाग में पानी आ गया और आप प्राचीन सरणियों के सबसे बुनियादी नियम को भूल गए? इस गुस्से भरे बयान ने पूरे इलाके को खामोश कर दिया। हालांकि बहुत पहले एक जोरदार चर्चा हुई। शर्त थी, वह खुद को एक एरे मास्टर कहते हैं। ऐसी नसों, वह जी यान के घर से झूठ बोलने की हिम्मत करता है। वह मरने के योग्य है। जब भी कोई उसके नाम का उल्लेख करता था, तो मैं उसके बारे में बहुत सोचता था। मुझे नहीं लगता था कि वह एक चोर कलाकार था। यह पूरी स्थिति बहुत ही हास्यास्पद है। मैंने उसे बहुत लंबे समय से नापसंद किया है। अगर आज उसने मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो मैं उसके लाखों टुकड़े कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मौके पर मौजूद सभी लोग बेहद गुस्से में थे। कांपते हुए मास्टर लिन को घूरते हुए वे आगे बढ़ना चाहते थे और मैल को मारना चाहते थे। सौभाग्य से यहाँ हर कोई तार्किक था और अभी भी उसे अपनी सम्मानजनक पहचान याद थी। उन्होंने तर्कहीन व्यवहार करने से खुद को रोक लिया। अपने ऊपर फेंके गए क्रोधित अपमानों को सुनकर मास्टर लिन चुप रहे। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन साथ ही उसे याद आया कि 2 अन्य लोग भी थे जिन पर वह भरोसा कर सकता था। उसने फैसला किया कि वह इसे अनुपात से बाहर उड़ा सकता है। अपने अभिमानी तरीकों पर वापस जाते हुए उन्होंने तिरस्कार किया, मेरी ओर से एक स्पष्टीकरण। आपके सपनों में मैंने तुमसे झूठ बोला था, तो क्या जी यान का घर मेरे साथ क्या कर सकता है? तुम मरना चाहते हो? सी डोंग लाई का गुस्सा उससे उबल रहा था क्योंकि क्यूई की एक भयानक मात्रा ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। हालांकि इस पूर्णता के स्तर के किसान के गुस्से का सामना करते हुए मास्टर लिन ने अपनी पीठ सीधी की और तिरस्कार के साथ बोलना जारी रखा, मुझे आपको यह याद न दिलाने के लिए दोष न दे कि जुबान यान की सभा और लिंग जियान की सभा सभी मेरे सहयोगी हैं। यदि आप मेरे एक बाल को छूने की हिम्मत करते हैं, तो अन्य 2 सेनाएं इस सदन को गिराने के लिए सेना भेज देंगी। सी डोंग लाई का चेहरा बदल गया। वह इस व्यक्ति को यहीं और अभी मारना चाहता था, लेकिन वह नहीं कर सका क्योंकि उसे पूरे सदन को ध्यान में रखना था। अब इस व्यक्ति को मारने से उसे केवल अल्पकालिक संतुष्टि मिलेगी और पूरे जी यांग हाउस को इसमें घसीटा जा सकता है। यह एक परिणाम था कि उसने देखने से इनकार कर दिया। अय्या, जो भी हो, आप अब जा सकते हैं। एक लंबी आह के बाद जी डोंग लाई ने अपनी क्यूई को रद्द कर दिया और उस आदमी को जाने देने का फैसला किया। प्रधानाध्यापक, आप नहीं कर सकते। सभी एक स्वर में चिल्लाए।
ठीक है, बस उसे जाने दो। जीडोंगलाई ने अपना हाथ हिलाया और दूसरों को बोलना जारी रखने से रोक दिया। इतना सुनते ही किसी ने कुछ नहीं कहा, कितना भी इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। हाँ, मुझे पता था। जीडोंगलाई, आपके पास मुझे छूने के लिए गेंद नहीं है। यह देखकर कि जीडोंगलाई ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा वापस खींच ली है, मास्टर लिन उन्माद से हंसने लगा। वह यहीं नहीं रुका और मुड़ गया। इसके बजाय उसका चेहरा अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से अभिमानी हो रहा था। क्या बेकार मूर्खों का झुंड है। सच कहूं तो मेरे पास इस सरनी को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। इसे पूरी दुनिया में कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। आपको बस इसे छोड़ देना चाहिए। किसी ने जवाब नहीं दिया। हर दर्शक के हाथ मुट्ठियों में थे और उनके माथे से उनकी नसें निकल रही थीं। जिस तरह से उन्होंने मास्टर लिन को देखा वह हत्यारे की इच्छाओं से भरा था। हालांकि चूंकि जीडोंगलाई ने कोई चाल नहीं चली, वे केवल सह सकते थे। चुप्पी को देखते हुए मास्टर लिन और भी अभिमानी हो गया। दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे एक साथ जोड़कर वह हंसा, बस इसे छोड़ दो। मैं भी इस सरनी को ठीक नहीं कर सकता, दुनिया में कोई और इसे पुनर्स्थापित नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। हालांकि इस बार भीड़ उतनी खामोश नहीं रही जितना उसने सोचा था। शांत स्वर बोलने लगा, इतनी आसानी से निष्कर्ष न निकालें। आप इसे ठीक नहीं कर सकते क्योंकि आप बहुत बेकार हैं। उद्धरण चिन्ह। लिंग जियान की अभिव्यक्ति पानी की तरह शांत थी, लेकिन उसकी आंखें शीतलता से रंगी हुई थीं। वह अब और नहीं सह सकता था। या कोई कह सकता है, अब कोई भी मास्टर लिन के स्थूल व्यवहार का सामना नहीं कर सकता। इसलिए वह बाहर खड़ा था। उसने अपनी हथेली का उपयोग करने और बूढ़े व्यक्ति को तब तक थप्पड़ मारने की आवश्यकता महसूस की जब तक कि वह खून न खींच ले। आप फिर से। उद्धरण चिन्ह। मास्टर लिन ने अपने दांतों को जकड़ लिया, उसकी आंखें कुटिल रंगों से भरी हुई थीं। अगर लिंग जियान ने अपने झूठ का पर्दाफाश नहीं किया होता तो वह अपमानित नहीं होता और सभी के अपमान का विषय होता। स्वाभाविक रूप से वह लिंग जियान से नफरत करता था और उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि आज की घटना उसके अपने कार्यों का एकमात्र परिणाम है। अगर वह झूठ नहीं बोलता तो लिंग जियान के पास उसे बेनकाब करने के लिए कुछ भी नहीं होता। अगर उसने उजागर होने के बाद अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया होता तो किताबों को देखने की जरूरत नहीं होती। यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो अभी कोई भी उसकी हड्डियों से घृणा नहीं कर रहा होता। सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने ये सब मांगा है। चेहरे पर एक बार थप्पड़ पड़ना काफी नहीं था, वह उसके पीछे दौड़ा जो उसे दूसरी बार थप्पड़ मारने का इंतजार नहीं कर सकता था। अब वह चेहरे पर तीसरा थप्पड़ मांग रहा है। हाँ, यह मैं फिर से हूँ। तुम सच में बेशर्म हो। क्या दुर्लभ नस्ल है। लिंग जियान के होठों का कोना मुड़ा हुआ था और उसने मजाक उड़ाया, चूंकि तुम चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। उद्धरण चिन्ह। मेरी इच्छा पूरी करो। मास्टर लिन जम गया। लिंग जियान ने एक मुस्कुराहट को निचोड़ा, मूर्ख, तुमने कहा था कि कोई भी पर्पल क्लाउड के एरे को पुनर्स्थापित नहीं कर सकता है। तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह कैसे किया जाता है। हाहा, इस सरनी को ठीक करना। मास्टर लिन हंसने लगे, आप निश्चित रूप से अपनी क्षमताओं को नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि प्राचीन सरणियों की मूल बातें जानने का मतलब है कि आपके पास इस सरनी को ठीक करने का कौशल है। कितना हंसने योग्य। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मजाक है। उद्धरण चिन्ह। ताना मार रहे मास्टर लिन को घूरते हुए लिंग जियान बहस करके अपना और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने अपना हाथ लहराया और बैंगनी रंग का एरे बोर्ड उसके हाथ में आ गया। अपने कुत्ते की आंखें खोलो। ऐसा नहीं है कि कोई भी इस सरनी को पुनर्स्थापित नहीं कर सकता है, यह है कि आप बहुत अक्षम हैं। जैसे ही शब्द बोले गए, लिंग जियान ने एरे बोर्ड पर ध्यान देना शुरू कर दिया। प्राचीन सरनी तकनीकों को बुलाते हुए उनकी सभी 10 अंगुलियों ने नृत्य किया। जीवन की सुबह। केवल एरे बोर्डों को पुनर्स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विशेष तकनीक। अंतरिक्ष में एक दूधिया सफेद प्रकाश उभरा। एरे बोर्ड में घुसपैठ करने से पहले जीवन शक्ति के साथ स्पंदित प्रकाश। अगले सेकंड में लिंग जियान ने अपने हाथ पीछे कर लिए। इस कदम ने सभी को भ्रमित कर दिया, किसी को भी यकीन नहीं था कि लिंग जियान क्या कर रहा है। उसने हाथ क्यों पीछे खींच लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि इसे ठीक करने के लिए बस इतना ही आवश्यक था। प्रकाश की अनंत मात्रा के बारे में क्या, उस भयानक माहौल के बारे में जो हमेशा पीछा करता है। कैसे कुछ नहीं है। सभी को लगा कि लिंग जियान उनके साथ मजाक कर रहा है, कोई इतनी आसानी से और तेजी से किसी सरनी को कैसे ठीक कर सकता है। मास्टर लिन उन सब में सबसे अधिक गूंगे थे। जब उसने लिंग जियान के हाथों से दूधिया सफेद रोशनी देखी तो वह चिंतित था कि लिंग जियान वास्तव में बैंगनी बादल की सरनी को ठीक कर सकता है। लेकिन अब वह पूरी तरह से शांत था। वह जानता था कि सभी में से कोई भी इतनी जल्दी एक एरे बोर्ड को ठीक नहीं कर सकता है। हा, कितनी हंसी आती है। तुम मूर्ख, तुम सच में सोचते हो कि अपनी उंगलियां हिलाने से यहाँ हर कोई मूर्ख बन जाएगा। मेरे साथ मजाक मत करो। कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा, आपको निश्चित रूप से आत्मज्ञान की कमी है। उद्धरण चिन्ह। मास्टर लिन ने ताना मारते हुए उसका पेट पकड़कर जोर से चिल्लाया। कोई नहीं जानता था कि उन्हें हंसना चाहिए या रोना चाहिए।
यह विश्वास करना असंभव था कि लिंग जियान केवल अपनी उंगलियों को हिला सकता है और एरे बोर्ड की मरम्मत कर सकता है जिसे मास्टर लिन के पास ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि मास्टर लिन के मजाक और सभी के सवालों का सामना करते हुए लिंग जियान मुस्कुराया। उसने एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि उसने एरे बोर्ड को आकाश में फेंक दिया। उस पल भयानक माहौल के रूप में भीड़ को परिचालित करते हुए आकाशीय रोशनी की अनंत मात्रा ने बादल के माध्यम से गोली मार दी। उस पल आकाश बैंगनी बादलों से ढका हुआ था। अब बहस की जरूरत नहीं है। लिंग जियान ने एरे को ठीक कर दिया है। घर 9 अमरों की पेंटिंग अध्याय 226 बैंग बैंग बैंग। 9 अमरों की पेंटिंग अध्याय 226 बैंग बैंग बैंग। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेले मात्रा रात के 12 बजे, रात के 12:19 ट्रुवित पूर्ण स्क्रीन। अध्याय 226 बैंग बैंग बैंग। अनुवादक तातियन, संपादक रुंडी। बैंगनी बादलों की एक अंतहीन मात्रा ने हवा भर दी और पूरे सदन को अपनी चपेट में ले लिया। भयावह माहौल बना दिया गया। मास्टर लिन ने चाहे कितना भी ताना मारा हो और लोग उससे कितनी भी ऊंची आवाज में सवाल क्यों न करें, लिंग जियान ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। अटकलों के सामने हमेशा तथ्यों की जीत होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लिंग जियान द्वारा बैंगनी बादलों के सरनी को बहाल किया गया है। फीनिक्स के खिलाफ लड़ाई से पहले इसे स्थिति में बहाल कर दिया गया है। मौके पर मौजूद सभी लोग सदमे से कांप रहे थे। आसमान में बैंगनी रंग के बादलों को देखकर उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। बहाल हाथ की एक लहर ने उस सरनी को ठीक कर दिया जिस पर मास्टर लिन ने अपना सिर हिलाया था। घटनाओं का क्या ही अविश्वसनीय मोड़। हे भगवान, क्या मैं अंधा हो गया हूं? उसने वास्तव में इसे ठीक कर दिया। अविश्वसनीय। एक हाथ की लहर ने बैंगनी बादलों की सरनी तय की। यह एक ऐसा एरे था जिसे मास्टर लिन भी पुनर्स्थापित नहीं कर सकता था। यह बहुत आश्चर्यजनक है। वह न केवल अत्यधिक सक्षम है, बल्कि वह प्राचीन सरणियों के साथ भी इतना कुशल है। उद्धरण चिन्ह। वह भी बहुत छोटा दिखता है। उपस्थिति के आधार पर मुझे लगता है कि वह केवल 20 वर्ष का है, फिर भी उसने पहले ही इतना कुछ हासिल कर लिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह दुनिया के उन जीवों में से एक है जो हर चीज में प्रतिभाशाली हैं? उद्धरण चिन्ह। हर कोई हैरत में पड़ गया। यहाँ तक राक्षसी परी और जी डोंग लाई, दो लोग जिन्होंने दुनिया में बहुत कुछ देखा है, लिंग जियान के कार्यों से अभिभूत थे। एक हाथ की गति ने बैंगनी बादलों के सरनी को बहाल कर दिया। एक सरनी जिसने मास्टर लिन को असहाय बना दिया। यह कितना प्रफुल्लित करने वाला था। लिंग जियान की कम उम्र और उसके पहले से ही सक्षम मांस ने सभी को और भी अधिक दूर कर दिया। सबके मन में एक ही ख्याल तैर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में बहुप्रतिभाशाली जानवर हैं? वहां हैं। लिंग जियान उनमें से एक था। हालांकि यहाँ कोई भी इस तथ्य पर विश्वास नहीं करना चाहेगा। तथ्य उनकी आंखों के सामने था और उनकी अनिच्छा के बावजूद उन्हें इस पर विश्वास करना पड़ा। बैंगनी बादलों की श्रृंखला जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था और मास्टर लिन को अभिभूत कर दिया था, उसे लिंग जियान ने 1 मिनट के भीतर बहाल कर दिया था। वहां सब कुछ था, सफेद रोशनी का एक पानी का छींटा, और बैंगनी बादल की सरनी अपने 30% राज्य में लौट आई। यह कैसा स्वर्ग विरोधी था। अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। विजेता स्थापित हो गया है। यह अनुमान लगाना आसान था कि एक बार यह खबर फैल जाने के बाद मास्टर लिन की प्रतिष्ठा धराशायी हो जाएगी। बदनाम होगा उसका नाम। पूरे शीएओ द्वीप पर कोई भी उसके साथ सम्मान से पेश नहीं आएगा। इसके बजाय उनके दिमाग में किसी और का नाम अंकित होगा। लिंग जियान। एक नया तारा उदय हुआ है और प्रकाश की गति का उपयोग करते हुए उसने आकाश तक गोली मार दी है और सभी को और हर चीज को चकाचौंध कर दिया है। दमित। यह किस तरह की तकनीक थी? इसका इतना चमत्कारी प्रभाव कैसे पड़ता है? मास्टर लिन ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसके सीने से सैकड़ों अलग अलग भावनाएं उठीं। सदमा, ईर्ष्या, लालच और दर्द था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लिंग जियान पर्पल क्लाउड के एरे को उसके मूल रूप के 30% तक वापस लाने में सक्षम होगा। उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि पूरी प्रक्रिया में केवल 1 सेकंड का समय लगेगा। इससे उसके सिर में दर्द होने लगा और दर्द होने लगा। लेकिन उससे भी बढ़कर वह ईर्ष्यालु और लालची था। उसने ईर्ष्या की कि लिंग जियान ने कुछ ऐसा हासिल किया जो वह लिंग जियान की कम उम्र के बावजूद नहीं कर सका। वह उस तकनीक पर लालायित था जिसका इस्तेमाल लिंग जियान सरनी को ठीक करने के लिए करता था। हालांकि यह अल्पकालिक था, मास्टर लिन ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। यह एक शक्तिशाली तकनीक थी। इसमें कोई संदेह नहीं था। प्राचीन सरनी के पायनियर द्वारा पारित एक तकनीक, यह शक्तिशाली कैसे नहीं हो सकती है? 3 महीनों में लिंग जियान ने फैंग किंग मिंग की विरासत को समझने में खुद को झोंक दिया। उन्होंने न केवल सरणियों के मूल सिद्धांतों को सीखा, बल्कि उनका सबसे बड़ा लक्ष्य डॉन ऑफ लाइफ को सीखना था। उसने मूल रूप से सोचा था कि उसे कुछ समय के लिए इसका उपयोग करने का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन आज वह इसे दिखाने में सक्षम था और परिणामस्वरूप जियान के घर से सभी को चौंका दिया और मास्टर लिन को चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। निस्संदेह चेहरे पर यह तमाचा शत्रुतापूर्ण और अश्लील था। मास्टर लिन के लालच से भरे चेहरे को घूरते हुए लिंग जियान ने उसकी इच्छाओं और विचारों को देखा। इस तरह के घोटालों से निपटते हुए उनका कोई चेहरा बचाने का कोई इरादा नहीं था।
एक कदम आगे बढ़ते हुए वह हंसा। मास्टर लिन, मैंने पर्पल क्लाउड्स के एरे को पुनर्स्थापित कर दिया है, आपको और क्या कहना है? जैसे ही ये शब्द बोले जा रहे थे, सभी ने मास्टर लिन की ओर अपनी निगाहें घुमाई ताकि इस बात की एक झलक मिल सके कि इस समय उनकी अभिव्यक्ति कितनी शानदार थी। यह नग्न अपमान था। मास्टर लिन ने सिर्फ इतना कहा कि वह सरनी को पुनर्स्थापित नहीं कर सकता और पृथ्वी पर कोई भी सरनी को पुनर्स्थापित नहीं कर सकता है। हालांकि अगले सेकंड में लिंग जियान ने उसे गलत साबित कर दिया। क्या जोरदार तमाचा है! मास्टर लिन जैसे बदमाश इसके हकदार थे। लिंग जियान ने मूल रूप से उसे शब्दों से अपमानित करने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि चूंकि यह व्यक्ति अपनी तकनीक पर तरस रहा था, इसलिए वह इतना बेशर्म था कि उसे नजरअंदाज किया जा सकता था। यही कारण है कि उसने मास्टर लिन के घावों पर कुछ नमक छिड़कने का फैसला किया। ऐसे बेशर्म लोगों के साथ किसी को जोर से मारना चाहिए और उन्हें एक अथाह गड्ढे में मारना चाहिए ताकि वे पलटवार न कर सकें। आप सब। मास्टर लिन का चेहरा हरे और सफेद धब्बों में था क्योंकि उसका शरीर अनियंत्रित रूप से हिल रहा था। इसका आधा हिस्सा क्रोध के कारण था, दूसरा आधा अपमान के कारण। उनका नाम शियाओ द्वीप के चारों ओर प्रसिद्ध था और हर एक नागरिक द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती थी। यहाँ तक 3 नियंत्रण बलों के सर्वोच्च प्रधानाध्यापकों ने भी उनके साथ सम्मान के अलावा कुछ नहीं किया। उसे इतना अपमानित भी कब किया गया है? लेकिन लिंग जियान के उपहास के सामने वह वापस बात नहीं कर सका। हकीकत सबके सामने थी। यह जोरदार तमाचा कुछ ऐसा नहीं था जिससे वह चकमा दे सके। क्यों नहीं बोल रहे हो? मास्टर लिन की चुप्पी को देखते हुए लिंग जियान के मुंह का कोना ऊपर उठा। मैंने तुमसे कहा था, ऐसा नहीं है कि कोई भी बैंगनी बादलों की सरनी को ठीक नहीं कर सकता है, यह है कि आप बहुत बेकार हैं। उद्धरण चिन्ह। आप। मास्टर लिन ने कांपते हुए तर्जनी से लिंग जियान की ओर गुस्से से इशारा किया, लेकिन उसे विद्रोह करने के लिए शब्द नहीं मिले। यदि यह पर्पल क्लाउड्स के एरे की बहाली से पहले होता, तो किसी को भी इस कथन पर विश्वास नहीं होता। हालांकि एरे को ठीक कर दिया गया है, यह कथन अब विश्वसनीय था। भले ही मास्टर लिन के पास वास्तविक ज्ञान है और वह बेकार नहीं है, फिर भी यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी तुलना किससे की जाती है। लिंग जियान की तुलना में वह बेकार है। यह अब एक सच्चाई थी और इसे नकारा नहीं जा सकता। मेरा क्या? एफ तारांकन सीके को अभी हमसे दूर करें। तुम्हारी आंखें खराब हैं। लिंग जियान ने उसे जाने के लिए अधीरता से इशारा किया। वह इस शख्स से बेहद नाराज था। तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? फिट होने से पहले मास्टर लिन एक सेकंड के लिए जम गया। लिंग जियान की क्षमताओं के प्रति उसे जो ईर्ष्या महसूस हुई और यह तथ्य कि वह डॉन ऑफ लाइफ को बुला सकता था, आखिरकार फूट पड़ी। एक उदास चेहरे के साथ मास्टर लिन ने बुदबुदाया, आप निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते हैं। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? आप मुझे एफ तारांकन सीके ऑफ करने के लिए कह रहे हैं? आप निश्चित रूप से पुनर्जन्म लेने की जल्दी में हैं। ओह, लिंग जियान ने खुशी से हंसते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं पुनर्जन्म लेने की जल्दी में हूं या आप मरने के लिए बहुत अधीर हैं। उद्धरण चिन्ह। जब ये शब्द कहे गए, तो सभी ने दया से मास्टर लिन की ओर अपनी निगाहें जमा लीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हों जो मरने वाला हो। सभी की खेदजनक निगाहों को देखकर मास्टर लिन चौंक गए। समझ नहीं आ रहा था कि हर कोई उसे इस तरह क्यों देख रहा है। क्यों? तुम सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मास्टर लिन झिझके, थोड़ा परेशान। लिंग जियान ने अपना सिर हिलाया और एक छिपी हुई मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा, तुम नहीं समझे? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। टकराना। मास्टर लिन के दाहिने गाल पर एक कुरकुरी स्मैक ने एक लाल हथेली का निशान छोड़ा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मास्टर लिन की आंखें विस्मय से भरी थीं। उसने अपने दाहिने गाल को पकड़ लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंग जियान ने वास्तव में उसे मारा है। और उसे ऐसी अपमानजनक परिस्थिति में मारा है। शियाओ द्वीप पर सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक के रूप में, जिसने उसे छूने की हिम्मत की। अब, उसके ठीक पहले, लिंग जियान ने बिना किसी अफसोस के उसे थप्पड़ मार दिया। इससे वह अवाक रह गया। लंबे समय के बाद ही उन्होंने अपनी तर्कसंगतता हासिल की। उसने अपने सामने के युवक को घातक आंखों से देखा, अपनी निगाहों से आग उगल रहा था। इसी क्षण, उन्होंने महसूस किया कि हर संभव नकारात्मक भावना को महसूस किया जा सकता है। अपने दिमाग में, उसने लिंग जियान के 1 लाख टुकड़े कर दिए हैं। तुम अब तारांकन टीसीएच के बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। उद्धरण चिन्ह। मास्टर लिन का गुस्सा अब उनके सिर पर पहुंच गया है। उसके सफेद बाल हवा में उलझे हुए थे क्योंकि उसकी नींव वाली क्यूई उससे बाहर निकली और सभी दिशाओं में इकट्ठी हो गई। हालांकि, इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, एक पतली और सफेद हथेली ने उसे निशाना बनाया। हाथ नर्म, धीमा था, लेकिन साथ ही चकमा देना असंभव था। टकराना। एक और कुरकुरी ध्वनि ने सभी मूलभूत क्यूई को हवा में बिखेर दिया। मास्टर लिन के बाएं गाल पर एक चमकदार लाल हथेली का निशान दिखाई दिया। तुम एक राक्षस हो। मास्टर लिन का चेहरा शुद्ध सदमे में था। थोड़ा मुस्कुरा रहे युवक को देखकर वह बेहद डरा हुआ था। एक मूलभूत कृषक के रूप में, वह लिंग जियान के हमलों का मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं कर सका। वह कैसे नहीं डर सकता था? मैं राक्षस नहीं हूं।
हालांकि तुम्हारे लिए मैं एक बुरा सपना हूं। उद्धरण चिन्ह। लिंग जियान की अभिव्यक्ति शांत थी। कांपते हुए मास्टर लिन को देखते हुए लिंग जियान धीरे से मुस्कुराया। मुझे तुम्हारा डह स्वप्न समाप्त करने दो। लिंग जियान ने अपने हमले शुरू किए। अपनी बाएं और दाएं हथेलियों का उपयोग करते हुए उसने मास्टर लिन के बूढ़े चेहरे को लगातार और हिंसक रूप से थप्पड़ मारा। उसका बूढ़ा चेहरा अधिक से अधिक लाल और अधिक से अधिक सूज गया। वह लगभग सुअर के सिर में बदल गया था। बेशक लिंग जियान ने अपने शरीर की ताकत को नियंत्रित किया और अपनी क्षमता का 10% भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर उसने अपना सब कुछ इस्तेमाल कर लिया होता तो मास्टर लिन की खोपड़ी को फोड़ने के लिए एक थप्पड़ ही काफी होता। 10 से अधिक हिट के बाद लिंग जियान ने हिटिंग रोक दी। अब पहचाने जाने योग्य मास्टर लिन को देखकर लिंग जियान बहुत संतुष्ट था। कोई बात नहीं, तुम्हें मारने में मुझे बहुत मजा आया। आप अब जा सकते हैं। हा हा हा, अच्छा वाला। भले ही मैं केवल देख रहा था और खुद उसे मारने के लिए नहीं मिला, फिर भी मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उसे मारते रहो, रुको मत। मैं इस व्यक्ति से लंबे समय से नफरत करता हूँ। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं देखा क्योंकि उन्हें कुछ ज्ञान था। ऐसे लोगों को बहुत पहले सबक सिखाया जाना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। हा हा, अच्छा अच्छा, लिंग जियान तुमने अच्छा किया। उसे सबक सिखाओ। हर कोई हंस रहा था। मास्टर लिन के चेहरे पर पड़ने वाले हर थप्पड़ के साथ उनका गुस्सा वाष्पित हो गया था। मास्टर लिन के सुअर जैसे चेहरे पर हंसते हुए हर दर्शक का चेहरा हर्षित था। यहाँ तक राक्षसी परी और जी डोंग लाई भी हंस पड़े। उनके सीने में अवसाद की ज्वाला धीरे धीरे फैल गई। मास्टर लिन से नफरत करना बहुत आसान था। अभिमानी और लालची, उसने सम्मान और आध्यात्मिक पत्थर हासिल करने के लिए जी यांग हाउस से झूठ बोला। बेनकाब होने के बाद वह बेशर्मी से हाउस ऑफ जी यांग को भड़काने लगा। यहाँ हर कोई अपना गुस्सा दबा रहा है। अब जबकि लिंग जियान ने उसे कई बार थप्पड़ मारा है, उन्होंने राहत महसूस की और लिंग जियान को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके चारों ओर उत्साहजनक शब्द सुनकर लिंग जियान मुस्कुराया। अपनी तरफ देखो। बस तुमसे कितनी नफरत है। मैंने तुम्हें मारा और वे मुझे चलते रहने के लिए कहते हैं। इस तरह किसी के रूप में विकसित होना एक ऐसी विफलता है। तो आपका पद ऊंचा क्या है? तो क्या आप अमीर हैं? अगर हर कोई आपकी दर्दनाक मौत की कामना करता है तो इसका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। घर 9 अमरों की पेंटिंग अध्याय 227 प्रशंसा की हौंफना। 9 अमरों की पेंटिंग अध्याय 227 प्रशंसा की हौंफना। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेले मात्रा रात के 12 बजे, रात के 12:19 ट्रू विद पूर्ण स्क्रीन। अध्याय 227 प्रशंसा की हौंफना। अनुवादक तातियन, संपादक रुंडी। गर्म धूप के तहत वातावरण असामान्य रूप से गपशप और जोशीला था। मास्टर लिन को थप्पड़ मारने के लिए सभी के चेहरे पर मुस्कान थी और वे सभी लिंग जियान की जय जयकार कर रहे थे। यह स्पष्ट था कि मास्टर लिन ने आम भीड़ को नाराज किया है। किसी ने भी यह कहने के लिए कदम नहीं बढ़ाया है कि लिंग जियान बहुत दूर चला गया है, और किसी ने भी स्वेच्छा से मास्टर लिन के लिए आवाज नहीं उठाई है। उनके व्यवहार की श्रृंखला बहुत अधिक कष्टप्रद थी। यहाँ तक अगर लिंग जियान ने उसे मार डाला तो कोई भी उसे दोष नहीं दे रहा होगा। बेशक लिंग जियान का मास्टर लिन को मारने का कोई इरादा नहीं था। उनका हृदय व्यापक था और वे स्वभाव से दयालु थे। वह किसी के जीवन को कभी भी तुच्छ के लिए समाप्त नहीं करेगा जब तक कि वह व्यक्ति वास्तव में मरने के योग्य न हो। वास्तव में अगर मास्टर लिन ने दूसरों के साथ अवमानना व्यवहार नहीं किया होता और जी यांग के पूरे सदन को उकसाया होता तो लिंग जियान कभी बाहर नहीं आता और उसे थप्पड़ मार देता। उसे जो कुछ भी मिला वह उसके योग्य था। अभी लिंग जियान थोड़ा मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसका सफेद वस्त्र एक अमर की तरह हवा में लहरा रहा था। ऐसा दिव्य आचरण निश्चय ही असाधारण था। लोगों की भीड़ में सबसे पहले हर कोई उन्हें नोटिस करता होगा। मास्टर लिन की अभिव्यक्ति सुस्त थी। अपने सामने सुंदर युवक को देखकर डर के सिवा उसे भी विश्वास नहीं हुआ। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन शियाओ आइलैंड पर कोई उसके चेहरे पर तमाचा मारेगा और थप्पड़ पूरे 10 राउंड तक चलेगा। जब उसे याद आया कि हर कोई उसे किस तरह देखता है तो वह अचानक समझ गया। यह सरल था जिस कारण से उसे वह दर्जा प्राप्त था। वह एक एरे मास्टर के रूप में उसके व्यवसाय के कारण था और इस तथ्य के कारण कि वह द्वीप पर अकेला था। जो कोई भी एक सरनी डालना चाहता था उसे उसकी मदद की जरूरत थी, और इस प्रकार वे उसकी अवहेलना किए बिना उसका सम्मान करते थे। सीधे शब्दों में कहें तो यह आपूर्ति और मांग की अवधारणा थी। क्योंकि केवल एक ही एरे मास्टर था, विभिन्न बलों के पास उसकी प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब एक और एरे मास्टर खड़ा था। यह एरे मास्टर पिछले वाले से भी ज्यादा मजबूत था। लिंग जियान द्वारा 1 सेकंड के भीतर बैंगनी बादलों की सरनी तय की गई थी। इससे स्पष्ट रूप से पता चला कि लिंग जियान एक बड़े अंतर से उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। इस वजह से यहाँ अब कोई भी मास्टर लिन से नहीं डरता था। अगर वह यहीं और अभी मार दिया जाता तो भी कोई परिणाम नहीं होता। लिंग जियान आखिरकार हाउस ऑफ जी यांग के सम्माननीय अतिथि थे। भले ही मास्टर लिन की यहीं और अभी हत्या कर दी गई हो, किसी को भी बदला लेने की चिंता नहीं होगी। आखिरकार मास्टर लिन के घमंडी होने का कारण यह था कि जुवान यिन के घर और लिंग जियान के घर में उनकी पीठ थी।
अब जबकि उनके पास लिंग जियान है जो उनसे ज्यादा मजबूत है, कोई भी उससे अब बदला नहीं लेगा। एक मरा हुआ मास्टर बनाम मास्टर लिन से ज्यादा मजबूत, यहां तक एक बेवकूफ को भी पता होगा कि किसे चुनना है। यह पूरी तरह से अनुमान लगाया जा सकता था कि एक बार जब आज की घटना प्रत्येक नियंत्रित बलों के कानों तक फैल जाती है, तो बहुसंख्यक मास्टर लिन को भूलने और लिंग जियान के पैर को गले लगाने का विकल्प चुनेंगे। यहाँ तक अगर अल्पसंख्यक लोग मास्टर लिन को याद करना चुनते हैं, तो वे अब उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार नहीं करेंगे और निश्चित रूप से कभी भी उन्हें अपने सरणियों को फिर से ठीक करने के लिए नहीं कहेंगे। कोई भी साधक उस गुरु पर भरोसा नहीं करेगा जिसने आध्यात्मिक पत्थर हासिल करने के लिए झूठ बोला हो। मेरे पास एक गतिरोध पर पहुंच गया है। मास्टर लिन आखिरकार समझ गए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप सभी ने मुझे इस तरह से देखा। आपने यह सब मांगा, आप किसी को दोष नहीं दे सकते, लिंग जियान ने बड़बड़ाया। हाँ, सब कुछ मेरे ही कारण हुआ था। मैं अपने अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकता। मास्टर लिन की आंखों में अंधेरा छा गया। अचानक वह ऐसा लग रहा था जैसे वह 10 साल का हो। यहां तक उसकी सामान्य रूप से सीधी पीठ भी टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी। छोड़ो और आत्मचिंतन करो। हो सकता है कि आज जो हुआ वह आपके लिए अच्छी बात हो। लिंग जियान ने अपना हाथ लहराया और उसे जाने का संकेत दिया। मास्टर लिन जम गया। तुम मुझे मारने नहीं जा रहे हो। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? लिंग जियान ने सवाल को वापस मास्टर लिन की ओर घुमाया और अपना सिर हिलाया। मुझे मारने की इतनी तीव्र इच्छा नहीं है। आखिरकार मैं कोई छोटा दिल वाला व्यक्ति नहीं हूं। मास्टर लिन चौंक गया। उसने नहीं सोचा था कि लिंग जियान उसे माफ करने के लिए पर्याप्त उदार होगा। तर्कसंगत रूप से कहें तो आज उन्होंने जो किया वह मृत्यु के योग्य था। हालांकि लिंग जियान ने उस रास्ते से नीचे जाने का विकल्प नहीं चुना और उसे एक जीवन छोड़ दिया। वह कितना नेक था। शर्म और अफसोस में डूबते हुए मास्टर लिन का चेहरा चमकीला लाल हो गया। एक पल की चुप्पी के बाद उसने लिंग जियान को गहराई से प्रणाम किया और चला गया। उसका झुकना और डगमगाता हुआ कदम एक छोटी मोमबत्ती की लौ की तरह था जो किसी भी क्षण को कम कर सकती थी। मास्टर लिन को जाते हुए देखकर लिंग जियान की अभिव्यक्ति शांत थी। कोई दया नहीं थी, कोई उपहास नहीं था, केवल शांति थी। वह उसे तब तक देखता रहा जब तक वह गायब नहीं हो गया। हा, लिंग जियान, तुम जी यांग के उद्धारकर्ता के घर हो। जी डोंग लाई हंसे। उसके चेहरे पर सचमुच एक उज्ज्वल मुस्कान तैर गई। हाँ, आज सब मास्टर लिंग के लिए धन्यवाद है। आपने न केवल फीनिक्स को मारने में हमारी मदद की, बल्कि आपने पर्पल क्लाउड के एरे की मरम्मत भी की। आप हमारे रक्षक हैं। जी यांग हाउस की हर पीढ़ी मास्टर लिंग को धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। प्रधानाध्यापक, निश्चित रूप से आपकी आंखें अच्छी हैं। मास्टर लिंग न केवल सक्षम है, बल्कि उसके पास कई अलग अलग कौशल भी हैं। भगवान का शुक्र है कि हम सबसे पहले उनसे मिले। उद्धरण चिन्ह। हर कोई गाली गलौज करने लगा। अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के अलावा वे प्रशंसा में भी हौंफने लगे। उन्होंने लिंग जियान की क्षमता और उसकी तकनीकों की प्रशंसा की। उन्होंने लिंग जियान को पहचानने और उसे एक सम्माननीय अतिथि बनने के लिए आमंत्रित करने के लिए जी डोंगलाई की तेज आंखों की भी प्रशंसा की। लिंग जियान ने विनम्रता से अपना हाथ लहराया। आप सभी ने मेरी बहुत चापलूसी की है। मैं सिर्फ एक साधारण किसान हूँ। विनम्र होना बंद करो। यदि आप एक साधारण किसान हैं, तो मैं एक अपाहिज हो जाऊंगा। हाँ, मूलभूत ऊर्जा का उपयोग करते हुए आपने पूर्णता स्तर की आक्रामकता पर विजय प्राप्त की। ऐसी क्षमता युवा पीढ़ी को निराश करने के लिए काफी है। मास्टर लिंग का सरणी कौशल उतना ही चौंकाने वाला है। इतनी कम उम्र में आप एक सरणी को ठीक करने में सक्षम थे जो मास्टर लिन नहीं कर सकता था। कितना स्वर्ग विरोधी। उद्धरण चिन्ह। तारीफों का एक और दौर बढ़ गया। सभी अपने साथ प्रामाणिक मुस्कान लिए हुए थे। उनका लिंग जियान की चापलूसी करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने वास्तव में अपनी प्रशंसा व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस की। लिंग जियान, इतना विनम्र होना बंद करो। चाहे वह क्षमताएं हो या सरणी कौशल, सभी ने उन्हें पहली बार देखा है। विनम्र होना बेकार है, जी डोंग लाई ने चिढ़ाया। असाधारण युवक को देखकर उसने गर्व का भाव प्रकट किया। लिंग जियान उनके द्वारा चुने गए एक माननीय अतिथि थे। अगर लिंग जियान बिल्कुल बेकार होते, तो जी डोंग लाई अपना चेहरा खो देते। लेकिन अब हर कोई इस बात से सहमत है कि लिंग जियान सक्षम है। उन्होंने न केवल फीनिक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्होंने पैतृक सरणी को भी बहाल किया। ऐसा दिव्य स्वर्ग का पसंदीदा जी यांग हाउस का माननीय अतिथि बन गया है। जी डोंग लाई कैसे गर्व महसूस नहीं कर सकते थे। याद रखें कि बड़ों ने उन्हें प्रतिभा के लिए तेज आंखों वाला व्यक्ति कहा था। स्वाभाविक रूप से जी डोंग लाई को गर्व था। जिस तरह से उसने लिंग जियान को देखा वह तेजी से गर्म और प्रशंसनीय होता जा रहा था। एक व्यक्ति को छोड़कर सभी ने लिंग जियान की प्रशंसा की। वह राक्षसी परी थी। शर्त को याद करते हुए वह अपने दिल में प्रशंसा के लिए जगह नहीं पा सकी। वह केवल 30% शर्मिंदगी और 70% अतिशयोक्ति महसूस कर सकती थी। घर 9 अमरों की पेंटिंग अध्याय 228 सूची। 9 अमरों की पेंटिंग अध्याय 228 सूची। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेले मात्रा रात के 12 बजे, रात के 12:19 ट्रू विद पूर्ण स्क्रीन। अध्याय 228 सूची।
अनुवादक तातियन, संपादक रुंडी। आंखों की खूबसूरत जोड़ी जो राक्षसी परी से संबंधित थी, सीधे लिंग जियान को घूर रही थी। जब वह लोगों की भीड़ को उसका जय जयकार करते हुए देख रही थी, तो वह केवल सदमा महसूस कर सकती थी। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियान घमंडी नहीं था, लेकिन वास्तव में पर्पल क्लाउड के अरे को ठीक करने की क्षमता थी। इसने उसे चौंका दिया और उसे शर्मिंदा महसूस कराया। हालांकि जब उसे अपने द्वारा किए गए दांव को याद आया, तो उसे लगा कि सभी भावनाएं एक में पिघल गईं। शर्म, वह शर्मिंदा थी। उसका आदेश सुन रहे हैं। किसी भी आपत्ति के लिए कोई जगह नहीं है। राक्षसी परी कांप उठी। बस उस सीन को शूट करने से उन्हें ठंड लग गई। वह कोई ऐसी थी जिसके नाम ने ही द्वीपों को हिलाकर रख दिया था। वह कभी पुरुषों की दासी क्यों बनना चाहेगी? उसे मार देना ही बेहतर होगा। सौभाग्य से, शर्त तय करने वाली लड़ाई आधे महीने बाद होगी। जब वह समय आएगा, अगर वह जीत जाती है, तो उसे इस शर्त की शर्तों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और इसके बजाय उसे एक वफादार अनुयायी मिलेगा। मैं निश्चित रूप से उस लड़ाई को नहीं हार सकता जो 2 सप्ताह में हो रही है। राक्षसी परी ने उसके हाथों से मुट्ठी बनाई। लिंग जियान को देखकर, जिसे हर किसी की हथेली पर एक सितारे की तरह माना जा रहा था, उसका चेहरा कठोर हो गया। लिंग जियान पर जियांग हाउस के सभी बुजुर्ग और कई अन्य सदस्य भीड़ में थे। उनमें से हर एक बड़े बड़े शब्दों से उनकी तारीफ कर रहा था और उन्हें धन्यवाद दे रहा था। सब लोग, मेरी चापलूसी करना बंद करो। मैं दुबली पतली हूँ। कर्कश तारीफों को सुनकर, लिंग जियान ने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वह इसे और नहीं ले सकता था। मास्टर लिंग एक बहुप्रतिभाशाली जानवर है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया है, या मास्टर लिंग निश्चित रूप से शीर्ष पर पहुंचेगा, जैसे कथन सस्ते लेट्यूस की तरह इधर उधर फेंके जा रहे थे। लिंग जियान को कहे गए हर एक वाक्य ने उसे खुश और शर्मिंदा कर दिया। हालांकि उनमें से कोई भी अतिरंजित नहीं था। वे लिंग जियान के प्रति पर्याप्त रूप से अपनी प्रशंसा व्यक्त नहीं कर सके। ठीक है, सब लोग कृपया शांत हो जाओ। हमारे पास चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। सी डोंग लाई ने अपने होठों के सामने एक उंगली रखकर सभी को चुप करा दिया। देखते ही देखते सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया। उन्हें हेडमास्टर का सम्मान करना था। यह देखकर लिंग जियान ने राहत की सांस ली। उसने जी डोंग लाई पर एक सराहनीय नजर डाली। वह वास्तव में इसे अब और नहीं संभाल सकता था। पहली बार उसे ऐसा लगा कि उसकी तारीफ करना एक तरह की यातना है। वह क्या कर सकता था? उन पर फेंके गए वे बयान बस बहुत ज्यादा थे। हालांकि शब्द सुनने में अच्छे थे, लिंग जियान को यकीन था कि अगर वे जारी रहे, तो मास्टर लिंग ब्रह्मांड को तोड़ सकता है, या मास्टर लिंग अपने पैर से ग्रह को कुचल सकता है, जैसे बयान उनके मुंह से निकलेंगे। अब जबकि सभी ने बोलना बंद कर दिया है, जी डोंग लाई की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने लिंग जियान को गहराई से नमन किया और कहा, लिंग जियान, बैंगनी बादल की व्यवस्था को बहाल करने के लिए धन्यवाद। ऐसी भव्य कृपा जिसे पूरा सदन याद रखेगा। हम मरने के बाद भी इसे नहीं भूलेंगे। प्रधानाध्यापक, कृपया सीधा करें। आखिर मैं जी यांग हाउस का हिस्सा हूँ। थोड़ी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। लिंग जियान ने जल्दी से अपनी बाहें बढ़ाईं और हेडमास्टर की मदद की। हालांकि जी डोंग लाई ने लिंग जियान के हाथों को नजरअंदाज कर दिया और अपना गहरा धनुष जारी रखा। बहुत देर के बाद ही वह सीधा खड़ा हो गया। आपने जो किया वह सिर्फ थोड़ा सा हमारी मदद नहीं कर रहा था। यह मेरे सदन के लिए बहुत मायने रखता है। सरनी के बिना सदन अपनी क्षमताओं का 30% खो देता। इसलिए तुम्हें इस धनुष को स्वीकार करना चाहिए। प्रधानाध्यापक, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। आपने अपने दिल की दया से मुझे अपने घर का माननीय अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया। मैं अपना काम कैसे नहीं कर सकता? लिंग जियान धीरे से मुस्कुराया। हाँ, आपको माननीय अतिथि बनने के लिए आमंत्रित करना मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय है। सी डोंग लाई जोर से हंसे। फिर उसने अपनी मुस्कान मिटा दी और गंभीर स्वर में कहा, लिंग जियान, मेरा एक और अनुरोध है। लिंग जियान ने इशारा लिया और मुस्कुराया। हेडमास्टर, आप चाहते हैं कि मैं पर्पल क्लाउड के अरे को उसकी मूल स्थिति में पुनर्स्थापित कर दूं, है ना? मुझे पता था कि मैं तुमसे अपने इरादे नहीं छिपा सकता। आप ठीक कह रहे हैं। महान युद्ध के बाद सरनी पहले की तुलना में केवल 30% है। अगर इसे पूरी तरह से बहाल किया जा सकता है, तो जियांग की सभा निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ सकती है। जी डोंग लाई की अभिव्यक्ति गंभीर थी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। उद्धरण चिन्ह। प्रधानाध्यापक, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। लेकिन तुमने मुझे कम करके आंका है। लिंग जियान को यकीन नहीं था कि वह हंसना चाहता है या रोना चाहता है। वह प्राचीन सरणियों में एक नौसिखिया था। वह सरणी को पुनर्स्थापित करने में सक्षम होने का कारण विशुद्ध रूप से डॉन ऑफ लाइफ तकनीक के कारण था। अफसोस की बात है कि यह तकनीक केवल पहली बार किसी सरणी पर डाली गई थी। दूसरी बार उपयोग करने पर यह बेकार हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ। आखिर तुम बहुत छोटे हो। जी डोंग लाई ने गहरी सांस छोड़ी, हालांकि हार मानने को तैयार नहीं था। लिंग जियान, क्या वास्तव में कोई संभावना नहीं है? लिंग जियान ने झिझकते हुए कहा, मेरे लिए अभी यह असंभव है। लेकिन भविष्य में मुझे यह करने में सक्षम होना चाहिए।
उद्धरण चिन्ह, यह कथन अहंकार या आत्मचापलूसी से बाहर नहीं था। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास प्राचीन सरणी के पायनियर की विरासत है, वह निश्चित रूप से सरणियों के पद पर एक सहजपाल होगा। अगर वह पर्पल क्लाउड्स के अरे को ठीक भी नहीं कर पाता है, तो वह असफल हो जाएगा। बेशक, अब इसे हासिल करना उसके लिए असंभव था। लेकिन कुछ समय खुद को प्रबुद्ध करने के बाद, वह निश्चित रूप से सरणी को उसकी मूल स्थिति में पुनर्स्थापित करने में सक्षम होगा। आपका यह मतलब है? जी डोंग लाई की आंखें रोशनी और आशा के साथ फूट पड़ीं। मैं कोई वादा नहीं करता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, लिंग जियान ने अपने शब्दों में कोई गारंटी नहीं दी। हा, काफी आत्मविश्वास अच्छा है। मुझे पता था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जीडोंग लाई ने जोर से हंसते हुए लिंग जियान को प्रशंसा से देखा। लिंग जियान, मैं यह मामला तुम्हें सौंपता हूँ। सरणियों के संबंध में आपका कोई भी अनुरोध हो सकता है, मुझे बताएं, मैं आपकी मांगों को पूरा करूंगा। उद्धरण चिन्ह, चूंकि आपने पेशकश की थी, तो मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। लिंग जियान की आंख चमक उठी। उसे चिंता थी कि उसके पास स्थानिक पोर्टल बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं होगी। अब जब जीडोंग लाई ने पेशकश की, तो वह स्वाभाविक रूप से उत्साहित महसूस कर रहा था। कोई बात नहीं, आप सदन के खजाने से जो चाहें ले सकते हैं। जीडोंग लाई ने अपना हाथ लहराया और एक बहुत ही उदार पेशकश की। यह सुनकर लिंग जियान की मुस्कान गहरी हो गई। उसने कहा, ठीक है, फिर मैं सूची बनाने के लिए अपने घर लौटूंगा। मैं इसे बहुत जल्द आपको दूंगा। एक समस्या नहीं है। जीडोंग लाई को खुशी से इतना दफनाया गया कि उसने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया। उन्होंने यह भी कहा, शर्माओ मत, मुझसे कुछ भी मांगो। हालांकि जी यांग का घर सबसे धनी नहीं है, लेकिन मैं साधारण सारिणी सामग्री खरीद सकता हूँ। उसने ध्यान नहीं दिया कि जब उसने यह वाक्य बोला, तो लिंग जियान की मुस्कुराहट शरारती हो गई। ठीक है, जब तक मेरे पास आपकी बात है, मुझे चिंता नहीं होगी। मैं पहले निकलूंगा। फिर वह घर चलने के लिए घूमा। हालांकि जब उन्होंने राक्षसी परी को पार किया, तो वे रुक गए। उसके साथ कान के स्तर तक अपना सिर नीचे करते हुए वह फुसफुसाया, राक्षसी परी, हमारे दांव के बारे में मत भूलना। यदि आप 2 सप्ताह में मुझसे हार जाते हैं, तो बेहतर होगा कि आप एक आज्ञाकारी सेवक बने। उद्धरण चिन्ह, तुरंत राक्षसी परी का चेहरा रंग से भर गया। उसने अपने दांत पीस लिए और चिल्लाया, तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। हा, हम आधे महीने में देखेंगे। लिंग जियान जोर से हंसने लगा। राक्षसी परी से एक कदम दूर वह सबकी आंखों के सामने गायब हो गया। अल्पविराम डॉट डॉट 2 दिन पश्चात, आध्यात्मिक कागज का एक टुकड़ा, जिस पर अमूल्य सामग्री की सूची अंकित थी, एक आध्यात्मिक शिखर से उड़कर उस घर में प्रवेश कर गया, जिसमें जीडोंग लाई रह रहे थे। बिना किसी ताल के, वह जीडोंग लाई की हथेली में गिर गया। लिंग जियान जानता है कि वह पहले से क्या चाहता है। जीडोंग लाई ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। बहुमूल्य खजानों से भरी सूची को देखकर उसे ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसी वस्तु होगी जो वह प्रदान नहीं कर सकता। अगले ही पल वह लगभग ठिठक गया। उल्कापिंडों के अवशेष, आध्यात्मिकता और अनंत काल का सोना, अमरता का चोरी रत्न। जीडोंग लाई का हाथ हिल गया और उसने महसूस किया कि उसकी दुनिया घूम रही है। सूची पढ़कर वह लगभग बेहोश हो गया। ये केवल सूचीबद्ध पहली 3 सामग्रियां थीं। बाकी सूची के लिए यह गर्वित प्रधानाध्यापक पढ़ना जारी रखने का साहस भी नहीं जुटा सका। लिंग जियान, तुम सच में शर्मीली नहीं हो। उद्धरण चिन्ह, जीडोंग लाई को नहीं पता था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। यह याद करते हुए कि उसने लिंग जियान को बाहर जाने के लिए कहा था, वह खुद को मारना चाहता था। इन आध्यात्मिक सामग्रियों को पूरे शीएओ द्वीप में खोजना मुश्किल होगा। जियांग के घर में उन्हें ढूंढना तो दूर की बात है। घर 9 अमरों की पेंटिंग अध्याय 229, शीएओ द्वीप झुंझुना। 9 अमरों की पेंटिंग अध्याय 229, शीएओ द्वीप झुंझुना। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेले मात्रा रात के 12 बजे, रात के 12:19 ट्रुवित पूर्ण स्क्रीन। अध्याय 229, शीएओ द्वीप झुंझुना। अनुवादक, टाटियन संपादक, रुंडी। हाउस ऑफ जी यांग के मुख्य शिखर पर। आध्यात्मिक कागज के लगभग भारहीन टुकड़े को देखते हुए, जी डोंग लाई को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। उसे लगा कि इस पेपर का वजन कम से कम 1 टन है और उसे इसे पढ़ना जारी रखने का साहस नहीं मिला। उसे यकीन नहीं था कि वह सूची में आगे किस तरह के पृथ्वी बिखरने वाले खजाने को देखेगा। हालांकि उसे याद आया कि वह वही था जिसने लिंग जियान से कहा था कि वह अपनी जरूरत के हिसाब से शर्माए नहीं। इसलिए उन्हें खुद को पढ़ना जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक अगर वह इन सभी वस्तुओं को इकट्ठा नहीं कर सका, तो उसे कम से कम सम्मान के रूप में सूची को पढ़ना समाप्त करना पड़ा। जैसे ही उसने सूची को स्किम किया, उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान खिल गई। मुझे पता था कि मेरी आंखें तेज होंगी। लिंग जियान वास्तव में उस प्रकार का व्यक्ति नहीं है जो लालच से वह सब कुछ मांगता है जो वह चाहता है। आध्यात्मिक कागज के टुकड़े पर एक विशाल सूची लिखी हुई थी। पहले कुछ आइटम दुर्लभ खजाने थे जिन्हें खोजना लगभग असंभव है। लेकिन पहले कुछ के बाद सरणियों के लिए केवल बुनियादी वस्तुओं की आवश्यकता थी। जी यांग के घर के लिए वे सामान एक बैल की पीठ के एक बाल थे। इस सब के अंत में एक वाक्य था, प्रधानाध्यापक कृपया सूची के नीचे सूचीबद्ध सभी बुनियादी सामग्री को पुनः प्राप्त करें।
पहले कुछ दुर्लभ खजाने केवल पूरक हैं। यदि कोई न मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बहुत सस्ता हो रहा था और सब कुछ खत्म कर दिया। जी डोंग लाई ने धीरे से मुस्कुराया और कमरे से बाहर चला गया। गार्ड से उसने कहा, इस कागज के टुकड़े के नीचे सूचीबद्ध सभी सामग्रियों को इकट्ठा करो और उन्हें मास्टर लिंग के पास भेज दो। हाँ, प्रधानाध्यापक। गार्ड ने सूची को अपने हाथ में ले लिया और जी यांग के घर की तिजोरी की ओर अपनी यात्रा शुरू की। अल्पविराम। लिंग जियान को पर्पल क्लाउड के टूटे हुए अरे को बहाल किए 2 दिन हो चुके हैं। जब यह खबर चारों ओर फैल गई तो हर नियंत्रण बल अराजकता की स्थिति में आ गया। शुरुआत में सभी की पहली प्रतिक्रिया अविश्वास थी। यह कैसे संभव हुआ? एक युवा लड़के ने, जो अभी 20 साल का भी नहीं था, फिर भी किसी तरह मास्टर लिन को अभिभूत करने वाले पर्पल क्लाउड के एरे को ठीक किया। लेकिन जब मास्टर लिन ने व्यक्तिगत रूप से कदम रखा और इस तथ्य को स्वीकार किया, तो सभी ने इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। जबकि यह अविश्वसनीय था, तथ्य उनकी आंखों के सामने थे और उन्हें इस पर विश्वास करना था। लिंग जियान नाम पहली बार पूरे शीआओ द्वीप में सुना गया था। वह एक हिंसक प्रवेश द्वार के साथ हर नियंत्रण बल की दृष्टि के सामने प्रकट हुआ और मास्टर लिन की पुरानी स्थिति को बदल दिया। अगले उगते सूरज के रूप में जाने जाने वाले उनके नाम ने शीआओ द्वीप को झकझोर कर रख दिया। शीआओ द्वीप पर रहने वालों के लिए लिंग जियान नाम बहुत अपरिचित था और उसे बेनाम भी माना जा सकता था। अब, हालांकि, सभी ने इन 2 शब्दों के बारे में सुना है और उन्हें अपने दिमाग में गहराई से छापा है। यह सब इसलिए था क्योंकि लिंग जियान ने जो कुछ भी किया है वह बहुत ज्यादा बिखरने वाला था। या यूं कहें कि वह एक आश्चर्यजनक व्यक्ति था। एक युवा जो अभी तक 20 का नहीं था, एक पूर्ण स्तर के जानवर का सामना किया और एक सरणी बहाल की मेटलिन के पास फिक्सिंग का कोई तरीका नहीं था। खेती और सरणियों दोनों पर महिमा प्राप्त करने के लिए उन्हें एक अभूतपूर्व रूप से मजबूत स्वर्ग के पसंदीदा के रूप में निर्धारित किया। सौभाग्य से, लिंग जियान की पहचान 7वें क्षेत्र कीमियागर के रूप में व्यापक रूप से ज्ञात नहीं थी। अगर ऐसा होता, तो शीएओ द्वीप पर एक और तूफान आ जाता, जो हर किसी की प्रशंसा की भारी हौंफों के कारण होता। एक बार जब विभिन्न बलों के सभी सर्वोच्च प्रधानाध्यापकों को यह खबर मिली, तो उन सभी ने अपने अधीनस्थों को एक ही मामले का आदेश दिया। हर आदेश अलग था, फिर भी वे सभी समान थे। कुछ शब्द संक्षेप में बता सकते हैं कि वे क्या चाहते थे। उसे महान भाग्य प्रदान करें। उसे भाग्य क्यों दें? क्या स्पष्ट प्रश्न है। शीआओ द्वीप पर पहले केवल एक एरे मास्टर थे, इसलिए किसी के पास कोई विकल्प नहीं था। अब जबकि एक और एरे मास्टर था, जो मास्टर लिन से भी बेहतर था, वे कैसे अत्यधिक आनंदित महसूस नहीं कर सकते थे। स्वाभाविक रूप से, उन्हें बड़े खजाने के साथ उसे अपने पक्ष में जीतने की जरूरत थी। भले ही वह सदन में शामिल होने से इनकार कर दें, उन्हें भविष्य की जरूरतों के मामले में एक अच्छी छाप छोड़ने की जरूरत है। इसलिए, सभी अलग अलग ताकतें जो भौगोलिक रूप से जी यांग के घर के करीब थीं, इस नए एरे मास्टर को व्यक्तिगत रूप से उपहार देने के लिए दौड़ पड़ीं। ये सर्वोच्च प्रधानाध्यापक जी यांग के घर में एकत्रित हुए, इसे एक पर्यटक आकर्षण में बदल दिया। जब सदन के गार्डों ने इन सभी लोगों के अभिसरण को देखा, तो उन्होंने जी डोंग लाई को रिपोर्ट करके प्रतिक्रिया व्यक्त की कि उन पर हमला किया जा रहा है। जब जी डोंग लाई पहुंचे और इन काश्तकारों को पहचाना, तो उन्होंने उनके इरादों का अनुमान लगाया। सब लोग, मुझे आश्चर्य है कि तुम सब आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। जी डोंग लाई ने बधाई दी। जी यांग हाउस के हेडमास्टर, मैं यहाँ मास्टर लिंग को देखने की उम्मीद में हूँ। उद्धरण चिन्ह, मैं यहाँ उसी इरादे से हूँ। मैंने सुना है कि मास्टर लिंग आपके घर में रहने वाले एक माननीय अतिथि हैं, इसलिए मैंने उनसे मिलने के लिए यहाँ यात्रा की। हाँ, यह सही है। मुझे लगता है कि यहाँ हर कोई एक ही लक्ष्य के साथ आया है। आगंतुकों के बीच ठहाके लगे। बिना किसी अपवाद के, हर कोई लिंग जियान को देखने आया। यह सुनकर, जी डोंग लाई हंसना और रोना दोनों चाहते थे। वह खुश था लेकिन थोड़ा कड़वा भी लगा। खुश हूं क्योंकि चूंकि लिंग जियान, जियान के अतिथि का घर था, वह जितना अधिक लोकप्रिय था, जी डोंग लाई का चेहरा उतना ही अधिक होता है। कड़वा क्योंकि शीआओ द्वीप के 3 नियंत्रण बलों में से एक के रूप में, उसके साथ कभी इतना सम्मान नहीं किया गया। लिंग जियान अभी 20 साल का भी नहीं था, और वह पहले से ही प्रशंसा और चापलूसी में डूबा हुआ था। जी डोंग लाई को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह एक प्रकार की उपलब्धि थी। वह एक लड़ाई से प्रसिद्ध हो गया है। जी डोंग लाई ने आह भरी। वह झिझक रहा था कि वह इन लोगों को अंदर जाने दे या नहीं। सच्चाई यह थी कि वह नहीं चाहता था कि ये लोग लिंग जियान को देखें। यदि लिंग जियान जो कुछ भी चाहता था उसे देने के लिए एक बल पर्याप्त उदार था और परिणामस्वरूप लिंग जियान को प्राप्त कर लेता है, तो जी डोंग लाई को यह भी नहीं पता होता है कि वह रोने के लिए कहाँ जाएगा। लेकिन वह बस कुछ नहीं कर सका। भले ही जी यांग का घर बहुत शक्तिशाली था और उसे इन छोटी ताकतों से डरने की जरूरत नहीं थी, जी डोंग लाई चिंतित थे कि एक बार लिंग जियान को पता चल जाएगा कि वह कितना चाहता है, तो वह उस चीज से असंतुष्ट हो जाएगा जो उसे प्रदान की गई थी। जी यांग का घर। 1 मिनट तक सोचने के बाद, जी डोंग लाई ने अपना हाथ लहराया और आह भरी। अरे ठीक है, आप प्रवेश कर सकते हैं। कोई आपको वहां ले जाएगा जहां मास्टर लिंग है। लेकिन, मैं यह वादा नहीं कर सकता कि वह आप सभी से मिलने के लिए राजी होंगे। फिर सबके सामने गायब होने से पहले उसने एक गार्ड के कान में कुछ फुसफुसाया।
फिर एक गार्ड के मार्गदर्शन में जो लोग लिंगजियान को देखने आए थे वे उस पर्वत शिखर पर पहुंचे जहां लिंगजियान ठहरे हुए थे। पहाड़ की चोटी भव्य और बड़ी थी लेकिन उसमें विवरण और अनुग्रह की कमी नहीं थी। बादलों के बीच में फंसी तलवार की तरह शिखर एक सुंदर संग्रहणीय पेंटिंग की तरह धूमिल बादलों से घिरा हुआ था। सब लोग चोटी पर चढ़ गए और अपनी आंखों में प्रशंसा के साथ प्रवेश द्वार के सामने चिल्लाने लगे। मैं उस कबीले का कबीला नेता हूँ, यहाँ विशेष रूप से मास्टर लिंग को देखने के लिए। उद्धरण चिन्ह, मैं वान कबीले का दूसरा बुजुर्ग हूँ, कृपया खुद को दिखाएं, मास्टर लिंग। मैं झाओ कबीले का भाई हूँ, मैं आज यहाँ उपहारों के साथ हूँ, कृपया उन्हें स्वीकार करें, मास्टर लिंग। उद्धरण चिन्ह, उसी समय लिंगजियान अपने घर के अंदर फैंग किंग मिंग की विरासत के बारे में जानकारी दे रहा था। अचानक दरवाजे के बाहर चीख पुकार सुनकर वह चौंक गया। उसे यकीन नहीं था कि क्या हो रहा है। उसे देखने के लिए उलझन में लिंगजियान अपने कमरे से बाहर चला गया। चूंकि लोग यहाँ हैं इसलिए उसे उन्हें देखना था। क्रेक, प्रवेश द्वार धीरे धीरे खुला और लिंगजियान भव्य कदमों में बाहर चला गया। इतने सारे सिलहूट को देखकर उसकी आंखें चमक उठी, अभिभूत हो गईं। अपने अनुभव के आधार पर वह बता सकता था कि यहाँ हर कोई धनी है। उनमें से प्रत्येक अपने साथ महत्व की भावना रखता था। वे निश्चित रूप से साधारण किसान नहीं थे। यही कारण था कि वह इतना भ्रमित था। ये अमीर लोग उसे क्यों देखना चाहते थे। ऐसे में एक युवक को घर से बाहर निकलते देख सभी का चेहरा सदमे से चमक उठा। उनके दिमाग में एक ही विचार कौंधता था, कितना छोटा, कितने छोटे। अफवाहें एक बात हैं, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना दूसरी बात है। जब अफवाहें वास्तविकता से मेल खाती थीं, तो उसके बाद का झटका अजेय था। हालांकि वे मानसिक रूप से इस तथ्य के लिए तैयार थे कि लिंगजियान युवा था। उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद ही क्या उन्हें अंततः विश्वास हुआ कि अफवाहें अतिशयोक्ति नहीं थीं। तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? लिंगजियान ने मुंह फेर लिया। यह सुनकर सबने इकट्ठे हो गए और गाली गलौज शुरू हो गई। आप वास्तव में स्वर्ग के पसंदीदा हैं। इतनी कम उम्र में पर्पल क्लाउड्स के अरे को बहाल करने के लिए आपका भविष्य वास्तव में उज्ज्वल है। केवल इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि आपने राक्षसी परी को भी हराया है। आप आधारभूत स्तर पर अपराजेय हैं। उसी समय आपने साधना पथ पर बहुत कुछ हासिल किया। आप स्वर्ग के पसंदीदा की बहुत परिभाषा हैं। तुमने मुझे शर्मसार कर दिया। उद्धरण चिन्ह, सभी के चेहरे चमकीली मुस्कानों से रंगे हुए थे और तारीफों के बाद उनके मुंह से तारीफ निकल रही थी। यह फिर से नहीं। लिंगजियान ने अपना सिर हिलाया और अंत में समझ गया कि ये लोग यहाँ क्यों थे। अन्य बलों ने पाया है कि उसने सरनी तय की है। आजकल जब वह तारीफ सुनता है तो उसके सिर में दर्द होता है। उसने जल्दी से सभी को बीच में ही टोकते हुए कहा, रुको। फोरप्ले छोड़ें और अपने मुख्य बिंदुओं पर पहुंचें। हर कोई जम गया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियान इतना कुंद होगा। हालांकि बहुत जल्दी सभी ने उसकी प्रशंसा करने के लिए रचनात्मक नए तरीके खोजे। हाँ, मास्टर लिंग निश्चित रूप से सीधा है। मुझे यह पसंद है। हाँ, गुरुओं को ऐसा ही होना चाहिए। समय बर्बाद न करें। उद्धरण चिन्ह, मास्टर जरूर के पास अच्छा समय प्रबंधन है। उद्धरण चिन्ह, क्या इसकी अनुमति थी? वे किस तरह के लोग थे? लिंगजियान पूरी तरह से अवाक था और फिर से सभी को बाधित किया, रुको। बेकार सामान का एक और शब्द, मैं अभी घूमूंगा। उद्धरण चिन्ह, देखते ही देखते सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया। अच्छा, यह बहुत बेहतर है। लिंगजियान ने सिर हिलाया, संतुष्ट। उसने भीड़ में एक अधेड़ उम्र के आदमी की ओर इशारा किया और पूछा, तुम बोलो, क्या इरादा है? मैं। अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा काम गया लेकिन जल्दी से खुश हो गया। द्वीप पर सबसे छोटे परिवारों में से एक के कबीले के नेता के रूप में उसने सोचा कि जब तक बाकी सभी को नहीं किया जाएगा तब तक उसे उपहार नहीं मिलेंगे। हालांकि लिंगजियान ने उसे बेतरतीब ढंग से चुना है। इससे वह काफी उत्साहित हो गए। उसने नहीं सोचा था कि वह भाग्यशाली होगा और उसे उपहार देने वाला पहला व्यक्ति होगा। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं लगती थी, लेकिन सबसे पहले उपहार कौन देता है यह बहुत मायने रखता है। इसके बारे में सोचो, अगर लोगों की भीड़ आप पर उपहार बरसाए तो क्या आपको उनके चेहरे याद होंगे? इस तरह की परिस्थिति में पहले आने वाले के पास आने वाले लोगों की तुलना में एक छाप छोड़ने का अधिक आसान समय होता है। हालांकि अपने झिझक के क्षणों के दौरान लिंगजियान ने अधीरता से अपना हाथ लहराया और एक अन्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। आप बोलिए। हाँ, अद्भुत। अधेड़ उम्र का आदमी हंसा और अपने इरादों के बारे में बात करने के लिए लिंगजियान के सामने जॉगिंग की। पिछला अधेड़ उम्र का आदमी कलंकित हो गया था। लिंगजियान को दूसरे आदमी के साथ चैट करते हुए देखते हुए वह खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। मैंने क्यों रोका? मैंने इतना बड़ा मौका गंवा दिया। अधेड़ उम्र का आदमी अश्रुहीन रोया। घर 9 अमरों की पेंटिंग अध्याय 230, पाँव मारना। 9 अमरों की पेंटिंग अध्याय 230, पाँव मारना। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेले मात्रा विज्ञापन अध्याय 230, पाँव मारना। अनुवादक तातियन, संपादक रुंडी। पहाड़ की चोटी पर लिंगजियान ने युवक के साथ कुछ देर बातचीत की और अंत में पता चला कि हर कोई यहाँ क्यों था। वे यहाँ उसे उपहार देने आए थे। उसे यकीन नहीं था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए।
उसने नहीं सोचा था कि उसने इतनी लापरवाही से जो कुछ किया वह शियाओ द्वीप पर ऐसा तूफान पैदा करेगा। उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग जुटेंगे और उसे खजाना देने के लिए उससे मिलने की भीख मांगेंगे। मैं आपकी दया को स्वीकार करता हूं, लेकिन वास्तव में उपहारों की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया उन सभी को वापस लाएं। लिंग जियान ने हल्के से मुस्कुराया। वह इन लोगों को जानता तक नहीं था, वह उनसे ये उपहार क्यों लेगा। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, सभी लोग सदमे में आ गए और चिल्लाने लगे। मास्टर लिंग, चूंकि मैं यहाँ हूँ, कृपया मेरे उपहार स्वीकार करें। हाँ, हमारा कोई छिपा हुआ इरादा नहीं है। हम सिर्फ आपसे आधिकारिक तौर पर मिलना चाहते थे। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, हालांकि ये उपहार इतने अधिक मूल्य के नहीं हैं, फिर भी ये हमारी प्रशंसा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृपया हमें अस्वीकार न करें। हाँ, मास्टर लिंग, कृपया उन्हें स्वीकार करें। उद्धरण चिन्ह। सभी के पास कहने के लिए कुछ न कुछ था, और सभी के पास दृढ़ निश्चयी मुस्कान थी। उन्हें बस आज लिंग जियान को अपना उपहार देना था। आप लोग। लिंग जियान ने अपना सिर जोर से हिलाया। वह कितना स्मार्ट था। वह कैसे नहीं समझ सकता था कि ये लोग क्या सोच रहे थे। वे बस चाहते थे कि वह उनके चेहरों को याद रखे, इसलिए भविष्य में मदद मांगना आसान है। यह पहली बार नहीं था जब उन्हें इस तरह के लोगों से जूझना पड़ा हो। किंग शहर में वापस 2 मूलभूत कृषकों को मारने के बाद कई लोगों ने उसे रिश्वत देने की कोशिश की। अंतर यह था कि उस समय रिश्वत का पैमाना आज की तरह कहीं नहीं था। यहाँ कम से कम 40 से 50 लोग थे, और उनमें से कोई भी साधारण किसान नहीं था। भले ही यहाँ के व्यक्ति किसी प्रकार के नेता न हो, फिर भी वे बहुत धनी थे। उसे उपहार देने से पहले इतने मजबूत आंकड़ों के साथ, लिंग जियान के लिए यह कहना झूठ होगा कि वह दुखी था। हालांकि, अगर उसने उन्हें स्वीकार कर लिया, तो वह उन पर एहसान करेगा। अगर उसने उन्हें स्वीकार कर लिया, तो वह भविष्य में ना नहीं कह सकता। अपने व्यक्तित्व के साथ, वह निश्चित रूप से ना नहीं कह पाएगा। अगर वह इन उपहारों को स्वीकार करता है, तो इसका मतलब है कि उसे अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग ताकतों की मदद करने के लिए समय बिताना होगा। लिंग जियान के पास इस तरह की नौकरी के लिए न तो इतना समय था और न ही ऊर्जा। इसलिए, उन्होंने सभी को शांत करने के लिए एक इशारे के रूप में अपनी हथेली को नीचे किया। फिर, उन्होंने मना कर दिया, आप सभी की दया के लिए धन्यवाद। लेकिन ये उपहार कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैं वास्तव में स्वीकार नहीं कर सकता। मास्टर लिंग, कृपया ऐसा मत करो। बस उन्हें ले लो, कृपया। अगर मैं उस मिशन को पूरा नहीं कर सकता जो मेरे कबीले के नेता ने मुझे सौंपा है, तो वह मुझे निश्चित रूप से दंडित करेगा। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, मैं ही हूँ। हमारे यहाँ यात्रा करने के बाद क्या आपके पास वास्तव में हमें यातना देने के लिए वापस भेजने का दिल है? मैं वही हूँ। अगर मैं अपना काम नहीं कर सकता, तो वापस आने के बाद मैं एक दर्दनाक मौत मरूंगा। जैसे ही उन्होंने लिंग जियान की अभिव्यक्ति में दृढ़ संकल्प देखा, उन्होंने अपना मुंह खोला और उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए दयनीय ढंग से बात की। कितना अजीब है, क्या आपको वाकई इतनी दूर जाना है? लिंग जियान हंसा। यहाँ हर कोई स्पष्ट रूप से उच्च स्थिति में था। भले ही वे मिशन को पूरा न कर सकें, उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा। वे स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहे थे। यह सब उसकी सहानुभूति हासिल करने और उसे उनके उपहार स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की एक चाल थी। इसने लिंग जियान को असहाय बना दिया। इससे पहले कि वह फिर से बात करना शुरू करता, उसने देखा कि लगभग 10 लोग वहां खड़े थे और एक शब्द भी नहीं बोले। उसने उत्सुकतावश पूछा, तुम उनकी तरह दयनीय होने का नाटक क्यों नहीं कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। उनमें से 10 ने हंसी उड़ाई और एक स्वर में कहा, क्योंकि हम कबीले के नेता हैं। आप कबीले के नेता हैं? लिंग जियान इससे हैरान था। हाँ, वे सभी 10 अजीब लग रहे थे। लिंग जियान अवाक था। वह निश्चित नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। कबीले के नेताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से उसे खोजने और उसे उपहार देने के लिए उन्होंने उसे कितना चेहरा दिया। भले ही वे लोग केवल छोटी ताकतों के नेता थे, फिर भी वे नेता थे और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उपहार देना, इतना छोटा कार्य, उन्हें व्यक्तिगत रूप से रुकने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हालांकि, सभी की आंखों के सामने, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लिंग जियान को सम्मान दिखाने के लिए यहाँ की यात्रा की है। इसने लिंग जियान को खुश और प्रभावित किया। वह अस्वीकृति का एक और शब्द नहीं कह सका। ओह ठीक है, मुझे लगता है कि मैं आपके उपहार लूंगा। लिंग जियान ने एक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। इसके बारे में कुछ देर सोचने के बाद, उन्होंने कहा, यदि आपके पास भविष्य में किसी भी चीज की मदद की जरूरत है, तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं। लेकिन कृपया याद रखें, आपकी परेशानी सरणियों से संबंधित होनी चाहिए। हर कोई बहुत खुश था, और उनके चेहरे तुरंत मुस्कान से भर गए। वे दूर देश से अपना सोना और अपना मुंह देने को आए थे। वे बस यही वादा चाहते थे। अब जब लिंग जियान ने यह कहा है, तो उन्होंने आश्वस्त और संतुष्ट महसूस किया। ठीक है, तुम सब एक एक करके लाइन में क्यों नहीं लग जाते और मेरी प्रतीक्षा करते हो? मैं वास्तव में जल्दी से कुछ पकड़ लूंगा। लिंग जियान मुस्कुराया। उन्होंने यह रिकॉर्ड करने के लिए आध्यात्मिक कागज की एक शीट प्राप्त करने की योजना बनाई कि प्रत्येक व्यक्ति किस राजनीतिक शक्ति से संबंधित है। जब तक वह अपना आध्यात्मिक पत्र लेकर वापस आया, तब तक वह चौंक गया था। 40 से 50 लोग इस बात पर झगड़ रहे हैं कि उनके कान और गाल चमकीले लाल थे।
उनमें से कुछ ने तो मारपीट तक शुरू कर दी। उनकी लड़ाई का कारण यह था कि वे इस बात पर सहमत नहीं हो सकते थे कि कौन पहले उपहार देगा। जो सबसे आगे था, उसके याद किए जाने की संभावना अधिक थी, इसमें कोई शक नहीं था। इसी वजह से हर कोई इसमें खूब धमाल मचा रहा था और लड़ रहा था। वे संगठित नेता होने के बजाय अनुचित और आक्रामक छोटे लोगों में बदल गए। लिंग जियान को यकीन नहीं था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। वह सबकी मानसिकता को समझते थे, इसलिए वे आध्यात्मिक कागज का एक टुकड़ा लेने और सभी की उत्पत्ति और उनकी राजनीतिक क्षमता को दर्ज करने गए। हालांकि उसने वास्तव में उनसे यह उम्मीद नहीं की थी कि वह कुछ ही सेकंड में लड़ाई शुरू कर देगा। मैंने नहीं सोचा था कि मैं सभी को इतना प्रभावित करूंगा। लिंग जियान ने एक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और चिल्लाया, लड़ाई बंद करो। तुरंत सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसी समय उनकी नज़र लिंग जियान पर टिक गई। आप सभी, क्या यह वास्तव में इसके लायक है? लिंग जियान ने धीरे से आह भरी। गुंडों की तरह काम कर रहे अमीरों और ताकतवरों को देखकर उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। चिंता मत करो, मैं इस पेपर का उपयोग यह लिखने के लिए करूंगा कि आप किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं उन्हें लिखने में कोई गलती नहीं करूंगा और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि लिंग जियान उनके माध्यम से ठीक से देखेगा और उनकी चिंताओं को इतनी अच्छी तरह समझेगा। ठीक है, सब लोग एक एक करके लाइन अप करें। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप पंक्ति में अंतिम व्यक्ति हैं, तो भी मैं आपको नहीं भूलूंगा। लिंग जियान मुस्कुराया। इस बार किसी ने धक्का नहीं दिया और न ही धक्का दिया। इसके बजाय उन्होंने विनम्र होना सीखा। पहले व्यक्ति बनने के लिए किसी ने लड़ाई नहीं की, बल्कि उन्होंने एक दूसरे को पहले जाने का इशारा किया। आप एक सेकंड पहले ही लड़ रहे थे, आप कैसे रुक गए? लिंग जियान लोगों के इस समूह से बहुत खुश हुआ। मैं आपको चेतावनी देता हूं, जल्दी से कतार में लग जाओ, नहीं तो मैं अब उपहार स्वीकार नहीं करूंगी। मत करो, मास्टर लिंग, मैं यहाँ हूँ, मैं नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। हाँ, हमें यहाँ मत छोड़ो। सब लोग कृपया लाइन अप करें। हाँ हाँ, मत लड़ो और बहुत विनम्र मत बनो। उन्होंने कहा है कि वह रिकॉर्ड करेंगे कि हम किसका प्रतिनिधित्व करते हैं और वह नहीं भूलेंगे। सभी ने बात करना शुरू किया और अंत में पंक्तिबद्ध हो गए। उन्होंने लिंग जियान को अपने उपहार दिए और उन्हें बताया कि वे किस बल के हैं। यहाँ के लोगों के इस समूह का नेतृत्व करने वाले पहरेदार भारी मात्रा में ईर्ष्या के साथ स्थिति को देख रहे थे। उन्होंने कहा, तो एक असली आदमी ऐसा ही काम करता है।